भाई 4 साल पहले एक शख्स हमारे सामने आए थे। एक ऑडियो वायरल हुई थी, शुरुआत उनकी जहाँ से हुई थी, एक ऑडियो वायरल हुई, हमने भी सुनी। और उस ऑडियो में वो किसी अधिकारी के साथ बातचीत कर रहे हैं, भाई ये वैक्सीन कैसे लगा रहे हो, अगर कोई मर गया किसकी जिम्मेवारी है, धक्का है क्या इसका। उसने साफ हाथ खड़े कर दिए थे, और वो आवाज़ नहीं निकल रही थी उस अधिकारी की। और उस शख्स का नाम था डॉक्टर देवेंद्र बलारा। उसके बाद हमारे चैनल पे आए 4 साल पहले ही। वो चैनल, भाई दुर्भाग्य की बात है कि उड़ा दिया गया था, क्योंकि सच बोलना गुनाह है देश के अंदर। तो उड़ाने के बाद, लेकिन उसमें जो बातें बोली गई थी वो 4 साल पहले बातें बोली गई थी। उसमें भाई क्लाइमेट लॉकडाउन का जिक्र छेड़ा था, वो भी लगा। बच्चों के स्कूल बंद किए गए थे। उसके बाद दोबारा लॉकडाउन का जिक्र छेड़ा गया था, भाई लॉकडाउन लगता रहेगा, बार बार आप लोगों को ऐसे परेशान किया जाएगा, वो लगने की तैयारी है। इसके साथ साथ मैंने कहा था जी कोरोना पे तो काबू आ जाएगा जब ये टिक्के लग गए हैं। बोले भाई कुछ नहीं आता, ये दोबारा फिर टिक्के लगाएंगे, ये सारी उम्र तुमने टिक्के पर रखेंगे। वो सारी चीजें सामने आई। और आज एक बार फिर वो शख्स मेरे सामने मौजूद है, उनसे हम इस चीज को लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि कोरोना के जो केस हैं, इनकी जो भविष्यवाणियां थी 4 साल पहले, वो दोबारा हो गया है। कोरोना केस दोबारा स्टार्ट कर दिया है, न्यूज चैनल्स ने, मीडिया के द्वारा दोबारा स्टार्ट कर दिए गए हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज हरियाणा पर। जी राम राम भाई, सारे दर्शकों राम राम। और सब ठीक है रोहतास भाई? डॉक्टर साहब अपना हरियाणा में बोल रहे हो ही नहीं वही बात। हाँ मतलब देखो, मैं कई बार अपने साथियों से जिक्र करता हूँ रोहतास भाई, तो ये कहता हूँ कि मतलब बहुत कम लोग ऐसे होंगे दुनिया में जिनको तब खुशी नहीं होती जब वो ये बात कहता हो कि देख मैंने कहा था वाई बनी। जब लोग सड़क पर चलते चलते गिर रहे हैं, डांस करते करते गिर रहे हैं, और लोग, और वो नेता जो अपने नेता के चक्कर में लगवाए थे सड़कों उन पर इकट्ठे कर करके, अब उनके बच्चे, खुद के बच्चे 14-14 साल के, कांग्रेस का एक नेता था इधर इसमें अम्बाड़ा में, उसका 16 साल का बेटा क्रिकेट की बॉलिंग कर रहा था, बॉल करके और वहीं पर पड़ गया ग्राउंड हमारे के साथ अंदर भी ही, हो चुका वो है गुजर जी। गया। जी। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि ग्राउंड पे खेलने वाले, योगा करने वाले और आयुर्वेद पे काम करने वाले बिल्कुल। लोग जो इनके चक्कर में पड़ गए थे, अब गसी खाखा पड़े हैं और दोबारा कभी नहीं उठ पाते। डीजे के सामने आ जाएं, कदे कह देंगे जुखाम आया और मर गया, छींक आई तो गुजर गया, सड़क से गुजर रहा चलते चलते सड़क पे गिर गया। तो बड़ा दुख होता है जब ये बातें सच होती हुई साबित हो रही होती हैं, और हम बेबस से खड़े ये सोच रहे होते हैं कि ऐसा क्या होता अगर हम ये और कर देते तो। क्योंकि बिल्कुल। चिल्लाए बहुत, बोले बहुत। बहुत, जेल के लेवल तक गए, हर लेवल तक गए, लेकिन क्या है कि सत्ताओं के पास मीडिया का एक पूरा जाल है जिसकी वजह से वो लोगों को भ्रमित करने में कामयाब हो जाते हैं। और हम जैसे लोग, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, तो इस वजह से हमारी कोई एक झूठ सामने आ जाए, बाय चांस हमारे मुंह से कुछ निकल जाए, मैं अभी निकल बता जाए। रहा हूँ अभी, हाँ कुछ निकल जाए मतलब। तो अभी पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने असंध में, जो अपने हरियाणा खबर 18 के साथी हैं जी। राहुल अत्री, उनके साथ में, उसमें मैंने जिक्र कर दिया। और पूरी की पूरी वीडियो में कहीं एक जगह मैंने ये बोला गया मेरे मुंह से, इस पहलगाम वाले अटैक के बाद, जो अटैक हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का, जो युद्ध का एक वो ड्रामा सा चला था, जो उस टाइम पे वो ट्रायल चल रहा था, एक तरह से मॉक ड्रिल चल रही थी, उस पर मैंने एक बात बोली थी कि राफेल का जो किल स्विच है वो मैंने, रशिया निकल गया मेरे मुंह से, जी। था वो फ्रांस से, क्योंकि जी। फ्रांस से जी। ले जी। रखा था। वो लोगों ने सिर्फ अगर कोई नेगेटिव कमेंट, तो उस पर लग गए वो बीजेपी वाले, ये देख इसको ये भी नहीं पता कि ये फ्रांस से आया था। अरे भाई पता था, वो मुंह से निकल गया, सुखोई था वो, रशिया से आया था। लेकिन जी। ठीक है, कोई बात नहीं, तो वो मौका ढूंढते हैं ऐसा बिल्कुल कि नेगेटिव हमसे कोई पॉइंट गलती देखते हो हैं। जाए। लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, और क्योंकि हम लोग सच बोलते हैं, इसीलिए हम बहका करके किसी को साथ लगाने में नाकाम हो जाते हैं, तो कम लोग समझ पाते हैं, जिसका हमें खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि हमारे साथी मतलब उतनी स्पीड से नहीं जुड़ पाते हमारे साथ जितनी स्पीड से जुड़ने चाहिए थे। तो जी। ये एक दुख का कारण है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं जो बातें मैंने बोली थी तब भी वो सही थी, अब हो रही हैं, और जो मैं अभी बोलूँगा हो सकता है कि भविष्य में आपको उनका खामियाजा भुगतना पड़े। और ये भी पूरे चांस हैं कि जिस वक्त आपके सामने वो घट रही हो, या तो मैं उस वक्त जेल में हूँ या मैं मर चुका हूँ। ये एक स्पष्टता मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो ये करने वाले हैं 2030 तक, उस हर प्लेटफॉर्म को, आपका चैनल हो गया, जी। मेरे चैनल हो गए, बिल्कुल। आप हो गए और मैं हो गया, और ऐसे ऐसे जितने भी लोग बोल रहे हैं, जो जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हुए, जो उनसे हैशटैग JSM लगाते हैं, जो उनसे हैशटैग से सर्च करते हैं, वो उन लोगों को वो लपेट के तब अमली जामा पहनाएंगे जब उनको फाइनल वाला दौर लेकर आना होगा, जो 2029 का। आज ही
वोल्वो ने अपने 3,000 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा करी है, अच्छा। कल करी है वोल्वो ने। ऐसे ही 11,000 कभी निकाल दिए, 2 लाख कभी निकाल दिए, ये प्रोसेस लंबा ये चल बीच रहा में है। कमेंट आ रहे हैं डॉक्टर साहब, भाई अपने सवाल तैयार रखे, जैसे मैंने हाँ। बोला था, एक हाँ। भाई है चपनू नरवाड़ा नरुखेड़ी से दोस्त हमारे, मेरा एक दोस्त फुटबॉल खेलते खेलते चला गया। ये हाँ, देखो, ये इस तरह के कमेंट बहुत देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और संदीप जी कहते हैं भाई क्या बीमारी है, जैसे सभी बोलते हैं जय हिंद जय राम, राम राम सभी बोल रहे हैं, एक बार सभी को राम 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 कर दें राम जी अभी। सारे भैया ने, सारे राम। तो भाई पेंडेमिक ट्रीटी को लेके हम बात करेंगे, क्योंकि दोबारा से आपने ये तो बात ऑलरेडी क्लियर कर दी थी कि आपको ये बूस्टर पे टूस्टर पे लाएंगे। पेंडेमिक ट्रीटी पे भी मैं 2 साल पहले बोला था, 3 बिल्कुल साल आपने पहले। बोला था, हाँ। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें आखिरकार है क्या चीज, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सब सरकारें बड़ी चाव के साथ बता रही है हमने पेंडेमिक ट्रीटी पे हस्ताक्षर कर दिए, चीज क्या है? इसमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, मैं आपको बता दूं पहली बात। अच्छा। भारत इस योजना का हिस्सा है। जैसे आप कोई मीटिंग करा तो जिसने वह मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रखी हो वो उसको साइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने तो ऑर्गेनाइज ही कर रखे की हैं। है। तो भारत ने तो इसको मिल करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ इसमें गेम खेला हुआ है, और ट्रंप ने अमेरिका को निकाल लिया है बाहर। तो ऐसे पीछे बोला था ट्रंप ने कि WHO से अलग हो रहे हैं। हाँ, 20-24 के करीब देश हैं जिन्होंने इससे अपना हाथ पीछे खींच लिया है, उन्होंने मना कर दिया है। असल में ये क्या कर रहे हैं कि ये आपकी शारीरिक स्वायत्ता, जिसको आपकी बॉडी की सॉवरेनिटी है या जो आपकी जो फ्रीडम है, उसके ऊपर ये आज तक का सबसे बड़ा अटैक है। यानी जैसे कोरोना के दौर में जो आदमी के साथ हुआ, चाहे उसके साथ जबरदस्ती आने जाने की मतलब को रोकने में हुई हो, चाहे उसको जबरदस्ती सर्टिफिकेट दिखाने की बारी आई हो, ये सारी की सारी जबरदस्तियां असल में आपकी अपनी सॉवरेनिटी को खत्म करने के लिए है, आपकी आज़ादी को खत्म करने के लिए। और जो ये सारा का सारा गेम है, ये वैश्विक डिजिटल गुलामी का ब्लूप्रिंट है। यानी कि वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर गुलामी इनको, जो जैसे कहते हैं अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था। जैसे मुझे, जब मैं शुरू में गांव में जा करके और मैं बोलता था इसको ये रॉकफेलर, रॉथशाइल्ड, बिल गेट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस, एजेंडा 2030, एजेंडा 21, इन सब का जिक्र किया करता बिल्कुल किया था। उस जिक्र करते हुए मुझे गांव के कुछ लोग बोलते थे कि यार तू क्या बात करता रहा है बुलारा। मैं क्या बात होगी जी, यार तू अमेरिका बैठे आदमी का नाम लेता रहा है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर सामने आप दुश्मन, मैंने आपको दिखा दिया कि सामने मोदी दुश्मन है, तो आपको क्या लगेगा कि मैं बीजेपी का विरोधी हूं। बिल्कुल। तो बीजेपी का विरोधी ऐसा लगता है जैसे कांग्रेसी है। तो मैंने कहा राहुल गांधी भी इसमें शामिल है, फिर उनको लगेगा शायद ये आम आदमी पार्टी से होगा, तो मैंने कहा अरविंद केजरीवाल भी इसमें शामिल है। बिल्कुल। फिर ये किसको पसंद करता है, फिर मैं बोलूंगा लालू भी शामिल है, फिर मैं बोलूंगा जयंत चौधरी भी शामिल है, हनुमान बेनीवाल भी शामिल है, पंजाब के अंदर कैप्टन भी शामिल है, इसमें राजा भी शामिल है, इसमें सिंधिया भी शामिल है, इसमें ममता बनर्जी भी शामिल है, यानी नवीन पटनायक भी शामिल है। नवीन पटनायक ने तो शुरुआत ही की थी, जो इसका PHFI बनाई थी, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको छोटा दुश्मन इसलिए नहीं बता रहा हूं, सामने वाला दुश्मन इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये लोग तो प्यादे हैं। मुख्यमंत्री बदलना कितना बड़ा काम है। मनोहर लाल खट्टर, किसी को पता नहीं था मुख्यमंत्री आएगा, बिल्कुल पता उसके बाद वो कोई जन नेता तो है नहीं, वो तो संघ का नेता था। इसी तरह से नायब सिंह सैनी, इसका कोई मतलब आधार नहीं, कोई पब्लिक डोमेन में इसका कोई सेन नहीं, सिर्फ ये गुलाम है। अगर ये पब्लिक के नेता होते तो पब्लिक की आवाज सुनना इनकी मजबूरी हो जाती। तो ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बनाओ जिसको पब्लिक से कोई लेना देना ना हो, और उसके बाद उसके जरिए उसके देश को बर्बाद करो, और जैसे ही कोई बोलने लगे उसके ऊपर अटैक कर दो कि तुम्हारी चुनी हुई सरकार ने बनाया। भाई मेरा चुना हुआ तो एक भी MLA नहीं था, MLA तो पार्टी ने चुना था, मैंने उसको वोट भी नहीं दी थी, वोट उसको EVM ने दी थी, मैंने उसे मंत्री बनने की सिफारिश भी नहीं थी क्योंकि उसको तो प्रधानमंत्री का काम है, और प्रधानमंत्री कौन बनेगा यही बैठ के बाहर तय कर रहे हैं। तो मेरे देश में मेरी मर्जी से तो सरकार बनी नहीं, तो जब मेरी मर्जी से सरकार नहीं बनी तो मेरी मर्जी से विधायक, सांसद, जिला परिषद कोई भी नहीं चुना गया, तो मेरी मर्जी से थोड़ी हो रहा है। ये सब कुछ मेरी मर्जी के बिना हो रहा है, और मेरी लड़ाई यही है कि जब मेरी मर्जी से नहीं हो तो मेरे ऊपर क्यों थोपा जाए भाई। मैं जब उस नियम बनाने में आपके साथ शामिल नहीं हूं तो मैं उस नियम का पालन क्यों करूं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आपकी चुनी हुई सरकारों की आड़ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस पूरी पेंडेमिक ट्रीटी को अमली जामा पहना रहा है। इस अमली जामा पहनाने में इनका असल उद्देश्य क्या है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे कंट्रोल और वर्ल्ड लेवल पे डिपेंडेंसी। ये मैं पूरे शुरू से बता रहा हूं, 2 लाइन में अगर बताना हो, आपको इनके ऊपर निर्भर होना, ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर निर्भर हो जाओ और इन्हीं के नियंत्रण में रहो के काम करो। जो ये कहें
ये कहें तुम यहां नहीं जा सकते तो बंद कर दो, ये कहेंगे तुमको ये सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। जैसे आजकल स्कूल में, कॉलेज में जब बच्चे का एडमिशन हो रहा है तो कॉलेज वाले कह रहे हैं कि अपार आईडी मैंडेटरी है। हमने कहा अपार आईडी मैंडेटरी है ही नहीं है, बिल्कुल। तुम कैसे कह सकते हो? फिर वो फंस जाते हैं। तो ये जबरदस्ती आपके साथ कर रहे हैं और ये अगली महामारी के लिए तैयारी के नाम पर नई व्यवस्था को लेकर आ रहे हैं कि New World आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट आपकी निगरानी करेगा, हर चौराहे पर रोबोट खड़ा होगा, हर जगह पर वही काम करेगा। और ये शब्दों का चयन इतना खूबसूरत करते हैं, आपको लगेगा भाई हम आपको नई महामारी के लिए तैयार कर रहे हैं, इसका मकसद सहयोग को बढ़ाना है। मतलब अगर मान लो मैं सरकार की किसी बात का विरोध करूंगा तो वो आपको लगेगा कि ये सहयोग नहीं दे रहा है मतलब अच्छे काम बिल्कुल, में। बिल्कुल। फिर ये कहेंगे स्वास्थ्य सेवाओं की समानता। अब देखो, सहयोग को बढ़ाने का मतलब है कि आपको सरकार की बात माननी ही पड़ेगी, इसको भी गुलामी कहेंगे। फिर कहेंगे स्वास्थ्य सेवाओं की समानता, ये कहते हैं कि आप लोगों को हम जो टीका लगाएंगे वही टीका सबको लगेगा, यानी उसके टीके की अनिवार्यता ये तय करेंगे। जब मैंने ये कहा कि पूरी दुनिया में जो लोग हैं उनका जो शरीर का जो बनावट है वो अलग अलग तरीके से होता है, एटमॉस्फेयर के तो आप कहाँ रहते हो इस पे भी निर्भर करता है, वात पित्त कफ का बैलेंस क्या है इस पे निर्भर करता है, मौसम के अनुसार आपके शरीर की संरचना में बदलाव आता है। डीएनए हर 3 महीने में बदलाव की प्रक्रिया में शुरू हो जाता है, या जो अंदर की कोशिकाएं जो टूटती हैं वो, फिर डीएनए कुछ 12 साल के बाद डीएनए बदलना शुरू होता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती है। तो आप लोग सबको एक इलाज कैसे दे देंगे, और उसको भी वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। सुनिश्चित करने के क्या तरीके हैं? पैदा होते ही आपके पड़ोस की आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर के जरिए, उसके बाद स्कूल में जाओगे तो स्कूल में मास्टर जी के जरिए, फिर कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज के जरिए, फिर कोई काम करोगे तो काम धंधे के जरिए, कोई बिजनेस करोगे तो फिर बाजार के जरिए, पॉलिटिक्स में जाओगे तो इसके जरिए, और कुछ भी नहीं करोगे, अपनी मर्जी का कुछ काम करोगे तो तंत्र में पुलिस के जरिए। ये हर किसी को वैक्सीन जरूर ठोकने वाले हैं, ये पूरा का पूरा गेम। डॉक्टर साहब, एक अखबार की कटिंग आई थी अभी, उसमें बताया गया कि भाई सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि भाई अनिवार्य नहीं थी, लेकिन जब ये पेंडेमिक जो कथित तथाकथित महामारी है ये चली हुई थी, उस दौरान क्या हालात थे? आप बस में नहीं बैठ सकते, बैंक में नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते। मैंने आपको एक बात बताई थी जो मैं आपको फिर से बता रहा हूं सभी लोगों को, कि भाई मैंने एक लाइव में भी बोला था, आपको लिखना सीखना पड़ेगा। मैं जब इस पूरे गांव में तंत्र में जाता हूं तो मैं लोगों से बात करता हूं ना, तो मुझे एक चीज़ महसूस होती है कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी अपनी ज़मीन देकर स्कूल क्यों खुलवाए थे गांव में। वो असल में हमारे बुजुर्ग ये और अंग्रेजी क्यों पढ़ने को बोलते थे, तो मेरे को अब समझ में आ रहा है। एक तो ये जो काम करते हैं सारा बता कर करते हैं, और वो सारी किताबें अंग्रेजी में छापते हैं। और दूसरी जो बात है, ये लोग चलते हैं लिखित में। आप लिखित में चलते नहीं है। गांव तो क्या होता है, जबानी बोल दिया तो बोल दिया, जो जबान हो गई तो हो गई। तो अब हमको अगर इनको हराना है तो हमें लिखना आना चाहिए। तो इस मुद्दे पर जब हम आगे बढ़ने के लिए चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि असल में हम लोगों को यही नहीं मालूम है कि उनको लिखना क्या है, मतलब इस तरह से। अब ये जो आपने वाकया बताया अखबार वाला, ये वाकया हुआ था तब जब एक 2 लड़कियां एक परिवार की गुजर गई थी। बिल्कुल। उनके परिवार वालों ने जब इसके ऊपर मुकदमा किया तो नरेंद्र मोदी को उसमें पार्टी बनाया कि इसने प्रचार किया था, और बिल गेट्स इसका मालिक है बनाने वाला, और आदर पूनावाला इसका सहयोगी है। तो इन तीनों को भी पार्टी बनाने के लिए और इस सब के लिए किया था, और 10,000 करोड़ रुपए के मुआवजे का वो मुकदमा था। 2 लड़कियां गई थी। उस मुकदमे के बाद में जब कोर्ट में जब एफिडेविट दिया सरकार ने, सरकार की जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है उसने, वीना कुछ करके नाम था उसका, उसने एफिडेविट दिया था, वो एफिडेविट हमारे पास था। उसमें ये लिखा हुआ था कि जी हमने कोई जबरदस्ती नहीं की, कानूनन कोई बाध्यता नहीं थी। अब मैं देखो इस शब्द को बड़ा गौर से समझना, देखो इसीलिए भाषा की स्पष्टता आपको क्लियर होनी चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कानूनन कोई बाध्यता नहीं थी, यानी कानून नहीं बनाया था बाध्यता का हमने, बिना कानून बनाए मुंह से बोल दिया। जैसे मुझे अभी किसी ने कहा एनजीटी का आदेश है, एनजीटी कानून के हिसाब से नहीं है, एनजीटी की आदेश कानून नहीं हो सकता, अस्पताल का आदेश कानून नहीं हो सकता, डीसी का आदेश कानून नहीं हो सकता, क्योंकि कानून नेचुरल जस्टिस को डिनाई नहीं कर सकता। बिल्कुल। इसीलिए हमने ये बोला कि ये कानूनन नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि आप लोगों को दहशत में रखकर, आप लोगों को बहकाकर, मीडिया के जरिए, एक भांड है वो, उसको लोग महानालायक नाम है उसका, लंबू जिसको बोलते हैं, मैं नाम भी नहीं लेता ऐसे आरामखोर का,
देश की जनता ने उसको सर आंखों पर बिठाया, बिल्कुल। और उस हरामखोर ने सारे देश को बोला कि जब तक दवाई नहीं, जब तक इंजेक्शन नहीं, जब तक ढिलाई नहीं, और उसके कॉलर ट्यून आनी शुरू हो जाती हैं। अभी आजकल आपसे पूछे बिना, देखो आपको ये भी चिट्ठी लिखनी नहीं आती, आपसे पूछे बिना हर घर तिरंगा की ऐड आपके कानों में सुनाई देती है। जो बिकेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। ये हरामीपन है इन लोगों का कि आपको वो 24 घंटे दिखते रहेंगे तो आपके दिमाग में वो अंकित हो जाएगा, तो आप जो भी बोलोगे सोचोगे उसको ध्यान में रखते हुए करोगे, तो इस तरह से आपको लगेगा कि ये मैंडेटरी है, जबकि वो मैंडेटरी था नहीं। ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं था। जिन्होंने लगवाया वो अनजाने में लगवाया, नासमझी में लगवाया, खबर ना होने की वजह से लगवाया, नॉलेज ना होने की वजह से लगवाया। तभी हम इसको ज्ञान युद्ध बोलते हैं कि भाई आपको समझ नहीं है, इसीलिए आपकी बर्बादी हो रही है। तो आपको समझ डेवलप हो जाए, तभी हम लोग बार बार हर मुद्दे के ऊपर बोल रहे हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। जनता सरकार मोर्चा के लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी मेरे गांव में मैंने प्रोग्राम शुरू किया कि कम से कम मैं अपने गांव को तो बचा लूं, और उसकी वीडियोस को मैंने नीडर इंडिया चैनल की प्लेलिस्ट बनाई शिक्षा क्रांति की, उस शिक्षा क्रांति की प्लेलिस्ट में डालना शुरू किया, ताकि यदि आप अपने गांव को जगाना चाहो तो आपको कितना समय लगेगा, पूरा एग्जैक्ट डेटा मैंने दिया है कि गांव के अंदर हर घर तक जानकारी जाने में कितने लोग, कितने घंटे और कितनी नॉलेज चाहिए। नॉलेज के लिए हम जेएसएम की 3 दिन की ट्रेनिंग करते हैं, और टाइम आपको अपने गांव में देना है, कोई पैसा खर्च नहीं करना, कोई सिरदर्दी नहीं, आपको सिर्फ समझ होनी चाहिए, आप पूरे गांव को बचा सकते हो। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, बस वीडियो बना दी उसी से जाग जाओ। तो पूरी, और अपने गांव में 100% रोजगार वाला एजुकेशन सिस्टम हम लोग खड़ा कर सकते हैं। इसी के लिए हमने अपने गांव में शुरू किया है, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल मिलेगी। और मैं अपने गांव में 2 बार जा करके, मतलब 2 बार पूरा मिशन के रूप में जा चुके हैं, और अभी 4 तारीख से लेकर 8 जून तक, 4 जून से 8 जून अभी हम लोग जाएंगे गांव में। गांव का नाम भी बता दीजिए। गांव मेरा फफड़ाना है, असंध ब्लॉक में पड़ता है, जलमाना से रास्ता जाता है, जलमाना थोड़ा आगे जाके ठरी से जाता है रास्ता। आप सब लोग अगर आते हैं गांव फफड़ाना के, फल्गू पे 8 तारीख को सुबह प्रोग्राम है, आपको देखना हो कि गांव को बदलने के लिए किस किस तरह के काम किया हमने, तो वहां पूरी रिपोर्ट हम लोग पेश करेंगे। तो आप लोग आ सकते हो, अपने गांव को बचाना है तो आपने। शुरुआत जब भी कोई दवाई दी जाती है, कोई ऐसी जिसको लगता है कि रिस्क है, डॉक्टर बताते हैं कि भाई इसको लगाने से ना सर दर्द भी हो सकता है, उल्टी भी आ सकती है, लगाऊं या नहीं लगाऊं। लेकिन अब बाद में मान रही है, एस्ट्राजेना ने माना कि भाई इससे ब्लड क्लॉट्स भी हो सकते हैं, हार्ट अटैक भी हो सकता है। पहले ये चीज़ बताई नहीं गई, छुपाई गई। वैक्सीन सर्टिफिकेट में हमारे पीएम साहब की फोटो थी, जैसे एस्ट्राजेना ने ये बात मानी तो फोटो भी गायब हो गई। तो इस पे क्या कहेंगे आप? हरामीपनी तो है ये, मतलब उस आदमी को पता था कि मैं लोगों की जान रिस्क में डाल रहा हूँ, उसके बावजूद उसने लोगों की जान मतलब खिलवाड़ किया, तो ये उसका हरामीपन था। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो, जी बोलते रहिए हैं, अगर मान लो आपके साथ लोग नहीं जुड़ते हैं, और आप लोग यदि आप लोगों के साथ, मान लो आपको पता चल गया कि यार इस फोटो के ऊपर तो किसी की फोटो, मतलब इस सर्टिफिकेट के ऊपर तो जिसकी फोटो लगी है वो जिम्मेदार है, इसका मतलब इसका, तो अब लोग, मैंने तो ये भी कहा था कि जिसकी फोटो वैक्सीन पे लगी है, जिसको लगता हो कि उसकी वजह से उन लोगों का मतलब दिक्कत आई है, ऊपर जाने का प्रोग्राम बना है, तो उसके मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर या उसके डेथ सर्टिफिकेट पर भी पीएम की फोटो होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की, बल्कि पीएम की भी नहीं, नरेंद्र मोदी की। देखो पीएम जिम्मेदार नहीं है, यहाँ नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। पीएम को तो बिठाया था, पीएम की कुर्सी पर तो बिठाया था इसलिए कि वो देश की जनता के लिए काम करे, और उसने काम चालू कर दिया फार्मा कंपनियों के दलाल के रूप में। वो बहुत गलत किया। देश की जनता का, अब जैसे मैं पेंडेमिक ट्रीटी आपने पूछा था कि क्या है, मैं वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ताकि पूरा का पूरा खेल समझ में आ जाए। इसके ऊपर तो डिटेल जब आपको पता चलेगा, क्योंकि ये हमने जो वहां से उठाया है, जो पेंडेमिक ट्रीटी से मेन पॉइंट उठाए, ताकि आपको बता सकें कि असल में वो शब्द क्या लिखते हैं। पढ़ा लिखा जो बेवकूफ़ है, पढ़ा लिखा बेवकूफ़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना होता है, बेस्ट चीज़ क्या है कि बंदे को दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, ये चीज़ है, इसका ये लाभ है, ये हानि है, बिल्कुल। दोनों पता होने के बाद आप कुछ भी करो, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। फिर आप तय करो। जो आपने बताया कि पहले वो बताते थे कि इससे ये हो सकता है, मैं आपको सही बताऊं, कभी नहीं बताया। नहीं वहां पे तो नहीं बताया, वैक्सीन में तो नहीं बताया। हम रंदौली गए थे, मेरे आज भी याद है, हमने उन जो नर्सों से सवाल किया था, वो वीडियो आज भी, वो वीडियो मुझे मिल गई है, बताया गया था।
उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, उनको पूछा भाई अगर किसी को अटैक हो गया, डॉक्टर साहब ने जो क्वेश्चन किया था वहां पे आशा वर्कर थी कि भाई अगर किसी को अटैक हो जाता है, किसी को ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, किसी को दिक्कत आती है, कौन जिम्मेवार? उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब जिम्मेवार है। वहीं पे डॉक्टर साहब ने नंबर लेके कॉल की, कॉल करने के बाद भाई अगर किसी को ये दिक्कत आ गई तो आप जिम्मेवार हो? बोले हम तो नहीं जिम्मेवार, ऊपर वाले, किसी ने भी जिम्मेवारी मतलब नहीं ली कौन थी। जिम्मेदार होगा? मैंने पूछा सीएमओ होगा, डीसी होगा, बोले जी प्रधानमंत्री कर रहा जी, प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री कर रहा जी। तो आप उसके ऊपर अंधा भरोसा कर रहे हो, ये बड़ी गलत है। तो मैं इस जो ट्रीटी है इसके अंदर आने वाला क्या है, वो कह रहे हैं कि हम आपको डिजिटल हेल्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे, वही सर्टिफिकेट वैक्सीन वाला। उसमें क्या कह रहे हैं, जो हेल्थ सर्टिफिकेट आपकी यात्रा, आपकी सुरक्षा और महामारी से सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। मैं हैरान हो गया, इनको हमारी इतनी चिंता है, आपकी यात्रा को भी ये कंट्रोल करेगा, यानी आप कहाँ आ पाओगे, जा पाओगे, ये वो डिजिटल हेल्थ सर्टिफिकेट तय करेगा। मैंने लगा कि यार कहीं ये गड़बड़ तो नहीं। फिर मैंने सोचा कि सरकार को सचमुच तो हमारी चिंता नहीं हो। फिर मैंने दूसरे आंकड़े सर्च किए, मैंने कुछ आंकड़े पहले सर्च किए थे, कुछ आप लोग कर सकते हो, विश्व स्तर पर कर सकते हो। मान लो आप ये कहते हो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपकी इतनी चिंता करता है, या आप कहते हो WHO आपकी इतनी चिंता करता है, या आप कहते हो कि भारत की सरकार में बैठे ये मंत्रालय में बैठे लोग हैं ये आपकी इतनी चिंता करते हैं, या आपको लगता है नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी टाइप के ये लोग जो राजनेता हैं ये आपकी चिंता करते हैं। तो एक बार सारे आंकड़े उठा करके देखो जो मैं बोल रहा हूं। मान लो केस आने पर चिंता हो जाएगी इनको, मलेरिया के 20 लाख केस आते हैं हर साल, 20 से 30 लाख बिल्कुल आते हैं, चिंता तो नहीं होती इनको। हाँ, 2 लाख लोग तो मर ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल। डायबिटीज से 5 लाख लोग, लगभग 4.5 लाख लोग। किडनी के जो है 2 लाख केसेस अगर आ गए, 2 किडनी हो गया तो समझो डायलिसिस पे जाना ही जाना उसने। जो एक बार फार्मा कंपनियों का फंस गया ना, उसका पेंडा नहीं छूटता, वो तो उस बीमारी तय मरेगा पक्का। ठीक, तो किडनी के 2 लाख पेशेंट्स नए, यानी कि नई मौतें होती हैं एक तरह से समझो। कैंसर के लगभग 9 लाख। अच्छा जी, लीवर के 3 लाख, ब्रेन स्ट्रोक के 7 लाख, सांप कटने से 2 लाख, सॉरी रोड एक्सीडेंट से 2 लाख, टाइफाइड से 10,000, कुपोषण से 10 लाख। बल्कि बच्चों के मामले में तो मैंने, जब बेटे ने एक प्रस्ताव लिखा था, सैनिक स्कूल में प्रस्ताव की कंपटीशन था, मेरे को फोन आया उसका, उसने कहा पापा मुझे लिखना है, तो क्या लिखूं? मैंने कहा तुम एक बार टीचर से पूछ लो कि मैं अपनी मर्जी से लिख सकता हूं या जो तुम लिखवाते हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को प्रस्ताव लिख के दिमाग को ये लोग माइंड प्रोग्राम करते हैं जी। तो मैंने बोला कि तुम अपनी मर्जी से लिख सकते हो क्या, पूछना। वो बोला जी अपनी मर्जी से लिख सकता हूँ रिसर्च करके। बोला हाँ। उसने रिसर्च करके मेरे से पूछा उसने, तो मैंने उसको सारा बता दिया। मैं कहा सारे आंकड़ों से बता दो। फिर कहता तो WHO ने कह रहा है कि इससे इतने केसेज आए हैं। मैंने कहा तो ये सारे केसेज आए हैं, इन पे तो इतनी चिंता नहीं दिखाई देती। भाई कैंसर से है तो कैंसर का इलाज तो फ्री में आप नहीं करते हो। इलाज हो, देखो बीमारी होने से पहले आप दिखा रहे हो कि हमें आपकी चिंता है, वो है नाटक। असल चिंता होगी तो बीमारी होने के बाद बताओ ना। बीमारी हो गई, अब आपके पास लेकर आते हैं, अब इसका इलाज फ्री करके देखो ना। इसका इलाज तो प्राइवेट अस्पताल में जमीन बेचकर करवाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको एक वैक्सीन ठोकेंगे। अच्छा, कुपोषण से मैं बच्चों के बारे में, फिर जब मैं उस वक्त की बेटे की जो रिसर्च थी वो निकल के आई थी कि 25 लाख बच्चा हर साल केवल 3 कारणों से मरता है हमारे देश के अंदर। 5 साल से कम उम्र में मर लेता है। कुपोषण जी, गलत इलाज होने की वजह से, और सही और इलाज ना होने की वजह से। सिर्फ 3 चीजों से। इस पर तो कोई चिंता। 25 लाख थोड़ा नंबर नहीं है, ये मरता है। इन्फेक्शन का रेट नहीं बता रहा हूं, केसेस का रेट नहीं बता रहा हूं। 10 लाख बच्चा तो उसमें से अकेला कुपोषण का है। इसको कैसे चेक किया जा सकता? अगर ये जो सर्च करो ना ऑनलाइन यार, आपके पास डेटा पड़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पड़ी है, सारा ढूंढ करके, बल्कि कमेंट में लिखो आंकड़ा गलत है, फिर मैं आपको बताऊंगा ये केस है कि ये कितना डेथ है। तो मैं तो ये कह रहा हूं यार, एक केस आने पर पूरे शहर में हड़कंप मच गया, तो एक कर्जे के कारण 7 लोगों की डेथ हो गई यहां पंचकुला में, तब तो नहीं हड़कंप मचा। सारे कर्जे वालों को माफ करो भाई फटाफट, कहीं और किसी को नाम और कोई ना मर जाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अगर कर्जे के कारण एक परिवार के 7 लोग मर गए, पूरे के पूरे परिवार ने जहर खा लिया। वो बागेश्वर के आए थे बेचारे कि कोई कुछ मदद करेगा, वो पर्चा भी पाड़ा तो सिर्फ देश में नफरत फैलाने के लिए पाड़ता है, हरामखोर। अब वो ऐसा आदमी, वो आस्था से आए, सोल्यूशन नहीं मिला, जहर खा ली। मैं अब उनको पूरी सरकार में हड़कंप मचना चाहिए विपक्ष के अंदर कि जितने कर्जे वाले हैं सबको माफ कर दो, जो कि सारे खाने वाले। जब एक केस से आप पूरा शहर बंद कर देते हो तो ऐसे क्यों नहीं होना चाहिए। अब उस आगे आत्महत्या के लगभग 1.5 से 2 लाख केसेस आते हैं पूरे देश के अंदर। मर्डर हो जाते हैं 30,000 लोगों के तो खाली।
प्राकृतिक आपदा से मर जाते हैं 60,000 से 1 लाख लोग। फूड पॉइजनिंग से मर जाता है पूरे देश में लगभग या केस आते हैं लगभग 16 लाख फूड फूड पॉइजनिंग। पॉइजनिंग से। अब आप लोग अपने शहर में, आप करनाल में बैठे हैं, आप कैथल बैठे हो, चंडीगढ़ बैठे हो, दिल्ली बैठे हो, मुंबई बैठे हो, एक बार जाकर ढाबे वाले से पूछो जरा, भाई तेल कौन सा यूज करते हो, राइस ब्रांड, पाम ऑयल या फिर ये कॉटन सीड ऑयल। और कॉटन सीड ऑयल से नपुंसकता होती है, पाम ऑयल जो है वो और राइस ब्रांड जो है या तो कैंसर करते हैं या पेट में जमा रहते हैं, कभी नहीं हजम होते, मतलब वो शरीर के लिए जहर है और ये सरकार को पता है, लेकिन फिर भी वो आपको रिफाइंड तेल की एडवर्टीजमेंट करवाएंगे। बिल्कुल, टीवी और रिफाइंड भी अडानी का आता है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रेशर कुकर से आपके पेट में गैस बनेगी और आप बदहजमी का शिकार होंगे और एसिडिटी बनेगी और आप कैंसर भी हो सकता है, एल्यूमिनियम से भी हो सकता है, ये बात सरकार को पता है, लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट आएगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि पता होते हुए वो फूड के जो नई रोज रेडियां खुल जाती हैं, रोज आप चाइनीज खा रहे हो, कभी कबाड़ खा रहे हो, घर का खाना टूट रहा है, उसमें अजीनोमोटो मिला रहे हैं, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, बच्चे आपके पीजी में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, कमरा लेके रह रहे हैं, बाहर खा रहे हैं, पूरी जनरेशन को बर्बाद करने का प्लान चल रहा है, तो उस पर तो आप कुछ नहीं बोलते हो। फिर इसी तरह से इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स 1100 और डिप्रेशन से लगभग 1 लाख लोग मरता है अपने देश में। तो इतना बड़ा आंकड़ा है ये अलग अलग डेथ से, लेकिन इस पे कोई एक्शन सरकार नहीं लेती। ये लगभग 50 लाख से ऊपर का आंकड़ा बनता है। बिल्कुल। अब 50 लाख मौतें ज्यादा गंभीर हैं या आपके 2 केस ज्यादा गंभीर हैं, ये कॉमन सेंस वाले तो समझ जाएंगे, बेवकूफों को तो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए उन पढ़े लिखे को बेवकूफ मैं कह रहा हूं, यार रिसर्च तो कर लो, पता तो कर लो कि ये करना क्या चाहते हैं, तुम्हारी सचमुच सुरक्षा करना चाहते हैं या तुमको लपेटना चाहते हैं, तुमको ये और कुछ करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट जो पेंडेमिक ट्रीटी में इन्होंने रखा है वो रखा है मैंडेटरी मेजर्स का। मैंडेटरी मेजर्स का मतलब ये है कि जो इसके लिए उपाय किए जाएंगे वो हम मैंडेटरी करेंगे, वो हम पक्के करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि वो हों। कैसे? आपको वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी, नहीं लगवाई तो अपने घर में रहो, लॉकडाउन लग गया। आपको मास्क लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगवाया तो फाइन देना ही पड़ेगा। आपको पीसीआर टेस्ट करवाना ही पड़ेगा, पीसीआर टेस्ट करना है, टेस्ट किट आपने वो टेस्ट भी करके दिखाया था। बिल्कुल, मैंने रात लाइव किया था वो। डॉक्टर विश्वराज चौधरी ने तो बड़ा लंबे समय से किया हुआ है, उनकी तो एक किताब है इस पूरे के पूरे फेक गेम को समझने के लिए, वो तो शुरुआत से उस किताब को डाउनलोड करिए, पूछिए, उनसे मंगवाइए, बल्कि उनको उनसे जानिए कि असल में हेल्थ कैसे काम करती है, वो आपको बता देंगे। अब बिना कंसेंट के अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, बिना आपकी सहमति के अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप एक लैब रैट की तरह काम कर रहे हो, और आप अगर उनके लेबोरेटरी के चूहे बनने से मना कर दोगे तो वो आपको डिटेंशन सेंटर में भी डाल देंगे। ये भी वो लोग तैयारी कर रहे हैं पहले से। फिर वो कह रहे हैं वन हेल्थ अप्रोच। इसके लिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन आर्मी, वन नेशन, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। ये G20 का तो वन चला था, तब भी हमने खूब बताया था। वन में इसमें क्या कह रहे हैं वो, हमको 2-3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, मानव, पशु और पर्यावरण। पर्यावरण की चिंता करते हैं ये लोग, हसदेव काट दिया, आदिवासियों को उजाड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, जंगल बहुत ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है कि ये पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं? नहीं, पेंडेमिक ट्रीटी में ये मेजर्स हैं। यदि आपकी खड़ी हुई फसल में वायरस होने के चांस हुए तो फूड की चेन रुक जाएगी, आपको उससे भोजन ही नहीं मिलेगा। तो वो कहेंगे यहाँ खड़ी खड़ी फसल में आग लगा दो, डिसइंफेक्शन कर दो इसका। अच्छा। अगर कहेंगे जंगल में तुम गए थे और उस जंगल में वायरस होने के चांस हैं, तो वहां के आदिवासियों को जबरदस्ती वहां से विस्थापित कर देंगे कि इस जंगल में वायरस। ये पेंडेमिक ट्रीटी के अंदर है। पेंडेमिक ट्रीटी के अंदर है। तो असल में तो ये आदिवासियों को खाली कराने के लिए है। असल में तो ये अब कह रहे हैं पशु, उन्होंने कहा कि आपकी डकार से, गाय की डकार से पर्यावरण में मीथेन गैस रिलीज होती है। तो वो कह रहे हैं तो इसका तो इलाज एक ही कि गाय कम कर दो। तो इसलिए फिर भारत को नंबर 1 बना दिया निर्यात में, गाय का बीफ काटने में। बिल्कुल नंबर 1 सरकार ने पिछले 10 साल से नंबर 1 चल रहा है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा गाय कट रही है हमारे देश में। और जितने भी गाय काटने के कारखाने, कत्ल खाने हैं, वो सारे कत्ल खाने बीजेपी के नेताओं के हैं, हिंदुओं के हैं, और उस पर जो काम करने वाले हैं वो मुसलमान हैं। हिंदू मुसलमान का गेम ऐसे, बल्कि अल जजीरा जो वो है जिसपे जो सबसे बड़ा जो कारखाना है वो भी इन्हीं के नेताओं का है। अब मैं फिर मैंने देखा, अल जजीरा नहीं, उसका नाम अल कबीर, सॉरी, अल कबीर, मेरे मुंह से यार वो निकल कोई गया, नहीं, ठीक है। अच्छा,
तो पशु को ये कह रहे हैं कि पशु में अगर मिला ये सब कुछ तो दूध की सप्लाई बंद कर देंगे, तो पशु को भी निपटा देंगे ये लोग। इसी तरह से आदमी को भी निपटा देंगे कि अगर आपको ज़बरदस्ती वैक्सीन लगेगी, यदि हमें डाउट हो गया कि तुम्हारे अंदर ये वैक्सीन हो सकता है, तो एग्रीकल्चर, फूड सप्लाई, एनिमल फार्मिंग, इन सब के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल करने का खेल ये इस तीसरे पॉइंट के माध्यम से पेंडेमिक ट्रीटी में दिया हुआ है। फिर चौथे नंबर पर अगर मैं इसमें बात कहूँ क्राइसिस प्रिपेयर्डनेस की, ये कह रहे हैं कि हम क्राइसिस आने से पहले, यानी कि समस्या आने से पहले उसकी तैयारी करना चाहते हैं। तो हम फिर आपको एक बात बताते हैं कि पूरे देश में, पूरे देश के हर किसान की जमीन बैंक में नीलाम पड़ी है, और उसके पास पैसा नहीं है, और बैंक के पास भी पैसा नहीं है, और सिर्फ बैंक में डिजिट चल रही है, डिजिट ऑनलाइन चल रहा है। ये बहुत खतरनाक गेम अब डिजिट चल रही है, तो अगर तो आप लोगों को पहले से ही किसी खतरे की तैयारी करनी है, तो मैं आपको एक चांस दे रहा हूं कि यदि इंटरनेट पे ब्लैकआउट हो गया, जैसे अभी आपने बिजली का किया था, और इंटरनेट पे अटैक हो गया या साइबर अटैक हो गया और सबके पैसे खाली हो गए बैंक से, जैसे अमेरिका के बैंक में हुए थे अभी 3-4 महीने पहले, उन्होंने ट्रायल करके देखा था कि जिस टाइम पे पूरे दिन इंटरनेट गायब रहा तो लोग यूपीआई वगैरह कुछ कर नहीं पाए, इंटरनेट चला ही नहीं पाए। अगले दिन सुबह जो है, ये किस लिए कर रहे हैं पता है, सीबीडीसी बिना इंटरनेट के चलेगा ऐसा ये प्रचारित करेंगे, इसलिए बोल रहा हूं मैं। अब वो कहते हैं कि इंटरनेट जब वापस आया शाम को, तो जिसने जितना कर्जा देना था वो तो सारी डिटेल वहां पर थी, लेकिन किसके अकाउंट में कितना पैसा था वो गायब था, खाता जीरो मिला। अच्छा, खाता जीरो हो गया, लेकिन बैंक में जो कर्जा है वो पूरा डिटेल वो दिखा रहा है। अब आप बताइए कि आपकी जमीन नीलाम पड़ी है केसीसी के नाम पर, और खाता आपका खाली हो गया है साइबर अटैक होकर के, आपकी बैंक की कॉपी आपने अपडेट करानी बंद कर दी है, गांव में जाके पूछोगे एक आदमी भी बैंक की कॉपी अपडेट नहीं कराता, और आपके ईमेल से और आपके मोबाइल से सारा कुछ गायब करने का ये कंट्रोल इनके पास है ही है। भाई मोबाइल उन्होंने बनाया है, बिल्कुल प्योर कंट्रोल उनके पास है, वो जब चाहे इसे ब्लॉक कर सकते हैं, वो जब चाहे इसको हीट कर सकते हैं, जब चाहे इसको ब्लास्ट कर सकते हैं, जब चाहे इसका नेटवर्क गायब कर सकते हैं, जब चाहे इसकी प्रोसेसिंग खत्म कर सकते हैं, एक अपडेट दे के आपको कुछ भी बना देंगे आपके फोन का, ये तो वो सारा कुछ वो कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, इसकी आपके पास क्या तैयारी है? इसकी तो तैयारी वो नहीं करेंगे, क्योंकि उसको करने वाले वही लोग हैं। तो ये पहले से रणनीति बनाने की बात करें, वो कह रहे हैं मॉक ड्रिल किया करेंगे हम, कि अगर महामारी आ जाए तो क्या क्या करना है, ये वाला सायरन बजे तो तुमको घर में घर कैद हो जाना है। ये जो आपके शहर में सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ आपने एलईडी लगा रखी हैं, इन एलईडी के ऊपर नेताजी का भाषण आने चल जाए और वहाँ माइक लगे हों और पूरे शहर में माइक चल रहे हों, तो जो नेताजी वहाँ से बोल रहा है पूरे शहर में खबर जा रही है, अब ये कह रहा है वहाँ का नेता या फिर आर्मी का जनरल या फिर पुलिस का कप्तान, तो अब आपको मानना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि आपको बता दिया घर घर में जाने के, क्योंकि इनको ये पता है कि आप अपने घर का टीवी फेंकने वाले हो, इसको पता है कि आप मोबाइल फेंकने वाले हो, तो इसीलिए इन्होंने ये एलईडी लगा दी हैं जगह लगी है। अब उसके जरिए वो बताएंगे। अब सोचो आप, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में इन्होंने मतलब मॉक ड्रिल करनी है और सबको मानना है कि ऐसा करेंगे, ऐसे घंटी बजेगी तो ऐसा करना है, क्योंकि ये कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। जैसे घंटी बजाई, कुत्ते को एक टुकड़ा दे दो पनीर का, फिर घंटी बजाओ या मांस का, जो भी वो खाता है फेवरेट है, फिर घंटी बजाओ, फिर दे दो अगला टुकड़ा, फिर थोड़ी देर में घंटी बजाओ और दे दो, तो चौथी बार आप घंटी बजाओगे ना तो लार वैसे ही टपकने लग जाएगी। बिल्कुल, ये साइकोलॉजी के अंदर एक्सपेरिमेंट है। तो मॉक ड्रिल हुई, आपने सायरन बजा, आप घरों में कैद हो गए क्योंकि मॉक ड्रिल थी, फिर बजा कैद हो गई, फिर बजा कैद हो गए। आप सच्ची में मानने लग जाओगे कि भाई मॉक ड्रिल, चाहे मॉक ड्रिल हो चाहे कुछ भी हो, उन्होंने कहा अब की बार 3 दिन के लिए बंद होना है, अब की बार 7 दिन के लिए होना है, लॉकडाउन ऐसे ही नॉर्मल हो जाएगा। तो कहेंगे हम रोजी रोटी कैसे कमाएंगे? अरे रोटी आपके ड्रोन से आपके दरवाजे पे आ जाएगी भाई, काय चिंता करते हो? वो ब्रेड आएगा, बना हुआ आएगा, आपको टेंशन, यही तो खाते हो ना आप, गोबर ही खाते हो, बाहर सारा कुछ बाहर खाने की आदत पड़ी है ना, हम आपको पका पकाया दे रहे हैं, प्रोसेसिंग सब दे रहे हैं, ठीक। अब आपको और क्या चाहिए? अब जी हमको सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, तो तुम्हारे खाते में 6000 डिजिट्स भेज देंगे ना हम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम डिजिट्स भेज देंगे। वही तो कह रहा है राहुल गांधी कि इनको सबको 6-6 साल का 72,000 न्याय योजना। ये पूरा गेम इधर से ही चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, चाहे राहुल गांधी बोले चाहे नरेंद्र मोदी, बात एक ही है। फिर बोलेंगे कि
आर्टिफिशियल वायरस की सिमुलेशन, मीडिया हिस्ट्री, मीडिया में पूरा ऐसे जैसे अभी मीडिया ने तो गदर मचा अभी रखे मॉक है, ड्रिल बिल्कुल। देखी आपने, जो बॉर्डर पर मॉक ड्रिल कर रहे थे, उसको असली युद्ध में तब्दील कर दिया हाँ, हरामखोरों ने, हाँ, हाँ। और देश की जनता उसको सच्ची मानने लग गई, बिल्कुल। और उस चक्कर में वो सिविल डिफेंस के लिए कहने लगे कि सिविल डिफेंस में जिसको आना है आ जाओ, हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे कि सिविल डिफेंस में शामिल हो जाओ। लोग नवयुवक जो है वो देशभक्ति के नाम पर खड़े हो गए। जैसे अग्निवीर देश की जनता की खिलाफत करने के लिए ही बनाए गए हैं, वैसे ही सिविल डिफेंस वालों भी यही करेंगे। दिल्ली में, मुंबई में सिविल डिफेंस के जितने लोग लगे थे, उन्होंने क्या किया था आखिर में? मास्क के चालान और वैक्सीन के सर्टिफिकेट की चेकिंग, यही तो की थी। और क्या किया था उन्होंने? बिल्कुल। इसी काम के लिए वो लोग सिविल डिफेंस में, और ये आर्मी का क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? ये पुलिस क्यों बनानी पड़ी? आप बताओ, पुलिस आपका न्याय कब देती है? किसी थाने में पूरे एम्प्लॉय नहीं है, किसी भी केस को निपटाने के लिए उनके पास लिखित ज्ञान भी नहीं है, उन्हें जाओ, उनको लिखना भी नहीं आता जिसमें कौन से केस में धारा लगानी है, कुछ करना नहीं आता चालान काटने के अलावा उनको। मैक्सिमम बेवकूफ बैठे हैं, मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा, वो आपको रौब झाड़ेंगे, वो आपको उल्टा लटका के पीट देंगे, वो आपको अंदर पटेट से चढ़ा देंगे, वो आपको प्रताड़ित कर देंगे, उसके बाद फेंक देंगे, बोलेगा तो रगड़ देंगे, झूठे केस लगा देंगे, आपकी गाड़ी में मतलब नशा टक देंगे, आपके ऊपर एक बार आरोप लग गया, आप वैसे ही बदनाम हो गए, तो अब आप समाज में कुछ भी कहते रहोगे तो अपराधी था, इसके ऊपर तो ये मुकदमे चल रहे हैं। मतलब वो सारे काम ये लोग करना जानते हैं, किसी भी आदमी को किस तरह से इन्होंने बदनाम करना है, और फिर लास्ट में इमरजेंसी लेकर के आ जाएंगे। फिर क्या कहोगे? इसको बोलेंगे एक, फिर अगला पॉइंट इसके अंदर आता है इन्फोडेमिक मैनेजमेंट। इन्फोडेमिक, एक तो पैंडेमिक, इन्फोडेमिक, मतलब इंफॉर्मेशन को ही कंट्रोल कर लो। यानी कि आपने, जैसे क्या हो रहा है, मैं आपकी कल की वीडियो देख रहा था, तो आपने काफ़ी सारे शब्दों का चयन इस तरीके से किया हुआ था कि जिस दिन उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो शब्द वाली वीडियो ढूंढनी होंगी कि वैक्सीन सर्टिफिकेट, या उनसे उनके किसी तरह के साइड इफेक्ट, या उनके किसी तरह की मौत का अगर जिक्र वहाँ किया होगा, वो उसको पकड़ेंगे, उस पर पहले एक स्ट्राइक लगाएंगे, फिर दूसरी वीडियो पे दूसरी, तीसरी पे चैनल गायब। तो इस तरह से ये मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका, आपकी वीडियो जो मैंने डाली थी, मैं वो तो नया चैनल वो स्टार्टिंग में, वो तो तब की बात थी जब पूरी दुनिया, पूरे यहाँ इन्फोडेमिक चली हुई थी। मतलब पेंडेमिक के साथ इन्फोडेमिक चली थी। तो अभी इन्फोडेमिक नहीं है, अभी वो जानबूझकर आपको बोलने दे रहे हैं। आपकी वीडियो अब नहीं उड़ेगी, अब इसलिए नहीं उड़ेगी क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बोलो दबा के बोलोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा खुलकर बोलोगे तो आपके चैनल को वहाँ लिस्ट में आ जाएगा। उस लिस्ट पे एक बटन दबाना, सारे चैनल एक रात में गायब हो जाएंगे। तो जो ढूंढने वाले वो कहाँ ढूंढेंगे? उनको फिर वो जो दूसरे चैनल बचे हुए हैं वहाँ उन पर जा कर के ट्रांसफ़र होना उनकी मजबूरी हो जाएगी, और उस चक्कर में फिर वो जो जानकारी वो देंगे वही सच लगेगी। आपको ढूंढते रहेंगे, कहाँ गया भाई रोहतास, कहाँ गया वो सी न्यूज़ हरियाणा, कहाँ गया नीडर इंडिया, अच्छा, कहाँ गया देवेंद्र बलारा। तो वो उसके ऊपर, अच्छा, ऑनलाइन आरटीआई डालने लग जाओ, आप ब्लॉक हो जाओगे आरटीआई डालने से। आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। आप पीआईएल डाल दो उसके अंदर, तो बोलेंगे कौन से सरकार, कौन से संस्था से हो? बोले जी हम जनता सरकार मोर्चा से। जनता सरकार मोर्चा रजिस्टर्ड है? बोले जी ना। बोला फिर फर्जी है, जाओ। अच्छा, हमने रजिस्टर करना नहीं है क्योंकि हमको इनके जाल में फंसना नहीं है। अच्छा, फेसबुक यूट्यूब पे कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाएंगी। आपने डॉक्टर है, मान लो आप, जैसे पिछली बार हुआ था कि आयुर्वेद का डॉक्टर या होम्योपैथी का डॉक्टर ये कहते हैं कि कुछ नहीं है, ये सब कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, और वो सच बताने लग गया, तो वो आपको कहेंगे कि ये डॉक्टर का लाइसेंस रद्द कर दो, ये सच बोल रहा है। लेकिन वो कहेंगे, यानी सत्ता के विरुद्ध आप जब भी बोलोगे तो वो आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे। ये एक प्रोसेस हो जाएगा। फिर इनका एक हथियार है, एक कोड, एक यूनिट और ट्रैकेबल ह्यूमिडिटी में बदलने के लिए एक इनका हथियार है, एक शब्द है वैज्ञानिक और शांति प्रिय। मतलब आपको साइंटिफिक अप्रोच रखनी होगी, यानी जो डॉक्टर कह रहा है ना वो सही है। मान लो मेरे से पूछेंगे तू काहे का डॉक्टर है भाई? बिल्कुल, ये सवाल उन्होंने कहा था कि भाई ये कौन सी डिग्री है इनके पास, आप एक बार थोड़ा इनको बता दो, कुछ लोग जानना चाहते हैं। मैं बहम का डॉक्टर हूँ भाई। जिन लोगों को बहम हो रखा है मैं उसका इलाज करता हूँ। वो कहते हैं बहम का इलाज नहीं है, तो हमको बहम का इलाज हमारे पास है जनता सरकार मोर्चा में, मैं बहम का डॉक्टर हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है? मतलब देखो, वो आपको बेफजूल के सवालों में उलझाएंगे, वो मेरे परिवार के बात को ले आएंगे, वो मेरी पर्सनल बात को ले आएंगे, वो उन चीज़ों में उलझाएंगे, और हम इन लोगों के जवाब देने पे लगे रहेंगे। जो असल मुद्दा पहले उस पर तो तुम बताओ। ठीक है, हमने मान लिया वो काहे का डॉक्टर, इसका जवाब जब देंगे जब उसकी पर्सनल प्रोफाइल में, जब वो कहीं पर चुनाव लड़ने के लिए तुम्हारे पास फॉर्म भरेगा, तब उससे पूछ लेंगे कि तुम काहे के डॉक्टर हो। जब वो अपनी सैलरी लेने के लिए, जब वो किसी पे नौकरी मांगेगा तो पूछ लेंगे। अभी वो तुमको एक बात बता रहा है, पहले उसकी बात को गलत साबित कर दो, तर्क के साथ उसकी बात गलत साबित कर दो, या बाद में पूछ लेना यार पर्सनल सवाल।
पर्सनल चीज़ों पे उलझाना, पर्सनल अटैक करके उसका टाइम वेस्ट करना, ये इनकी पुरानी टैक्टिक है। अपने ही संगठन में विघटन करके और इनको तोड़ देना और उनके बीच में आपस में लड़ाई करते रहना, नहीं कि पंचायतें ही पंचायतें होती रहे, मीटिंग होती रहे, इसमें उलझा देना उनकी पुरानी टैक्टिक है। उसमें हम लोग नहीं पड़ने वाले हैं। हमको सिर्फ जागरण पे काम करना है फिलहाल। जी जो जाग जाएंगे वो काम अपने आप कर लेंगे। हम ठेकेदार थोड़ी हैं यार किसी चीज़ बिल्कुल के। सही उनको बात है। समझ में आ जाएगा, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक बड़ा गेम प्लान है जिसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे यदि भारत इसमें सॉवरन स्टेट है, हमारा भारत जो है यूनियन है वो स्टेट्स का, तो जब WHO से जो SOP आएगी, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है वो आएगा, तो उसमें वैसे ही होगा जैसे आप लोगों ने देखा था कि वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना और मास्क लगाना, ये SOP थी, ये कोई कानून नहीं था। बिल्कुल कानून नहीं था। ठीक है। और राजस्थान में गहलोत की सरकार थी। राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना था जिसने मास्क ना पहनने पर कानून बनाया था उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। और सिंगापुर पहला देश है पूरी दुनिया में जिसने कानून बनाया है कि जो वैक्सीन लेने से डिनाई करेंगे उनको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाए और वो लोग क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल अच्छा। केस उनके ऊपर दर्ज हो। सिंगापुर से ही शुरुआत। एक और मैं आपको कमाल की बात बताऊं, सबसे ज़्यादा केस सिंगापुर में पाए जा रहे हैं। अब भी ठीक है ना। बिल्कुल। और ये कितना बड़ा गेम प्लान है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करना, सोशल मीडिया बिहेवियर देखना, फेस स्कैन करना, आपकी ब्लड टेस्ट। और अब तो मैं आपको बता दूं, ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये रास्ता भी खोज लिया है, आप खाली कैमरे में देखो, आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट वो दे देंगे। अच्छा। यानी अगर आपको अपनी निजता रखनी है, मेडिकल निजता रखनी है, तो आपको ये CCTV कैमरास और ये सब फेंकने और ये सब तोड़ने पड़ेंगे एक तरह से, ये समझो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, इस पेंडेमिक ट्रीटी में जिस देश ने इसमें साइन किया हुआ है, जिस दिन पेंडेमिक ट्रीटी के तहत जब WHO डिक्लेयर करेगा कि दुनिया में एक महामारी आ चुकी है और अब आप लोगों को मास्क पहन लेना चाहिए या आप लोगों को अब वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए कंपलसरी, उस दिन से आपके जो आर्टिकल 21 है, आपका जो जीने का अधिकार है, आपकी जो निजी स्वतंत्रता है, वो ये कह करके समाप्त कर देंगे कि आपकी निजी स्वतंत्रता का सम्मान है, परंतु आपकी वजह से किसी और को खतरे में नहीं डाल सकते, इसीलिए आपको ये सब कुछ करना ही लास्ट टाइम पड़ेगा। भी यही हुआ था। वैक्सीन देने से पहले ये कहा था कि आपको है, किसी और को लग सकता है। तो अपनी मन मर्जी की वैक्सीन्स बेचने का एक प्रोपेगेंडा जो इनका है फार्मा कंपनियों का, वो खुल जाएगा। और एक चीज़ आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की है वो ये भी है कि ये जो महामारियों का जो दौर है, ये पूरा एक साइकिल के रूप में आता है, तय करके आता है। और ये समझ में आना चाहिए कि 1918 की, 1976, फिर 2001, फिर 2009, फिर 2014 में इबोला आया, 2009 में स्वाइन फ्लू आया, 2001 में एंथ्रेक्स आया, 2019 में कोविड आया। हर बार जब भी ऐसी कोई महामारी आई है, नागरिकों के अधिकार छीनने के लिए सरकारों ने इमरजेंसी के जैसे हालात लाने के अपने नए हथियार और नए कानून बनाए हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों को ये समझना चाहिए कि डॉक्टर को अधिकार ना हो बोलने का, और फार्मा कंपनी का जो स्पेशलिस्ट बिल गेट्स है वो बोले, वो स्पेशलिस्ट भी नहीं है, फार्मा कंपनी का मालिक बोले, मालिक है उसको ज़्यादा माने, नहीं मालिक ही है एक्चुअली। ठीक है। इसमें रोगी, मतलब मैं जो रोगी हूँ, मुझे तकलीफ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मुझे तकलीफ नहीं है, वो बोलेंगे ना ये टेस्ट बताएगा कि तुम्हें तकलीफ है कि नहीं है। जहाँ आपकी कॉमन सेंस को इस तरह से मार दिया जाए, तो उसमें वो रोग को ख़त्म करने के लिए नहीं निकले हैं, वो आपकी आज़ादी को ख़त्म करने निकले हैं। ये आपकी सहमति नहीं देती भाई। जब ट्रीटी के मुताबिक सहमति की आवश्यकता ही नहीं है, मान लो हम कहें बिल्कुल मेरी उसमें consent जरूरत ही नहीं है, वो तो धक्का है, धक्का है, वो धक्काशाही जिसको जबरदस्ती कह है। सकते हैं। जैसे अपार आईडी है, बच्चे की अपार आईडी यदि आपने बना दी, तो आपके माँ बाप ने समझो सहमति दे दी कि मेरे बच्चे को जब स्कूल में जो वैक्सीन मर्जी लगा वैक्सीन लगवा दें। हाँ। तो इसमें वैक्सीन पर सवाल अगर आप करोगे तो वो बोलेंगे कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। इसमें कोई न्यूट्रल नेचुरल जो इम्यूनिटी है अपनी, मतलब हमारी जो प्राकृतिक जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये ट्रीटी कह रही है कि जो तुम्हारी नेचुरल रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कुछ नहीं है। अच्छा। हमारी वैक्सीन जो हम इंजेक्शन हम जो देंगे स्पॉन्सर तब करेंगे, आप वो वाली जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़िया है, और वो वैक्सीन तुमको हर 3 महीने में लगवानी पड़ेगी। भाई अब ये सोच बात के- मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा बीच में। ये बात 4 साल पहले भी डॉक्टर साहब ने बोली थी हमारे उस वीडियो में कि भाई ये एक डोज पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि सरकार ने जब बात कही थी कि भाई वैक्सीन बन चुकी है
और आपको 2 डोज लेनी है, आप पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो जाओगे, पूरी प्रोटेक्शन हो जाएगी। लेकिन उस दौरान डॉक्टर साहब ने बोला था आपको बूस्टर भी लगेगी और उसके बाद आने वाले समय में भी आपको वैक्सीन ये कोरोना को लेकर लगाएंगे। आज वो चीजें सामने आने वाली हैं। नहीं कह रहा हूं मैं, ये बात नहीं कह रहा हूं। आप अखबारों की क्रोनोलॉजी को समझिए, जो अखबारों में खबरें आती हैं। उन्होंने पहले कहा वैक्सीन लगानी पड़ेगी, लग गई। फिर 3-4-6 महीने के बाद बोले उसमें थोड़ी कसर रह गई थी, एक और लगानी पड़ेगी। जब लोग दूसरी के लिए भी तैयार हो गए तो बोले कि तीसरी भी लगानी पड़ेगी, बूस्टर है वो। और फिर बूस्टर भी 2 लगानी पड़ेंगी। जब चौथी बूस्टर तक हम पहुंचे तब तक अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में एक फरमान आ गया था कि अब आपको हर 6 महीने में लगानी पड़ेगी। और एक देश में आ गया था कि अगर ये वाली लगाई है तो 6 महीने में चल जाएगा काम, ये वाली लगाई है तो 3 महीने में लगानी पड़ेगी। अच्छा। और फिर आ गया था फरमान कि बच्चों को लगानी पड़ेंगी। अब उन्होंने ऐसी वैक्सीन बना दी हैं, वो आपके यहाँ टेप लगाएंगे, उखाड़ेंगे, वैक्सीन लग गई। अच्छा। अब आप क्या करोगे? आप नहीं बोल रहे, लगवा नहीं रहे हो, आपके नाक में डाल देंगे वो पोलियो के जरिए या दूसरी किसी और चीज़ के जरिए। आप उससे भी नहीं मान रहे हो, वो आपकी सब्जियों के बीज में दे देंगे वो आपको। उन्होंने तो आपके डीएनए के अंदर कुछ डालना है, उनको तो आपकी बॉडी में डाल जो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करे, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मांसाहारी बनाए, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दुराचारी बनाए, जो आपके अंदर दूसरे व्यसन लेकर आए, जिससे आपका परिवार टूटे, सही गलत का निर्णय आप ना ले पाओ, परमात्मा और प्रकृति से जुड़ने की बात आप ना करो, मेहनत करने की बात आप ना करो, पसीना बहाने के बजाय एसी की बात करो, पैदल चलने की बजाय गाड़ी की बात करो, बात करने की बजाय मोबाइल पे लगे रहो। वो चाहते हैं आप ऐसा काम करो, तो उससे समाज टूटेगा, तो उनको तो लाभ सब एक होगा। सवाल और आया था हमारे दर्शकों का जो बीच में था कि भाई अगर वैक्सीन सभी को लगी है, सभी को तो चलो नहीं भी लगी है, कुछ ने फेक सर्टिफिकेट वगैरह बनवाए, किसी ने नहीं लगवाई है, तो ये सभी के साथ क्यों नहीं हो रहा है कि भाई दिक्कत सभी को आ रही है, ये सारे क्यों नहीं मर रहे हैं? उनका कहने का मतलब ये था। देखो, अगर ये हो जाएगा, मतलब ये सवाल उसका नहीं है, भाई का नहीं है, ये सवाल उसके नेताओं, ऊपर नेता जो बैठे हैं ना, वो जब बोल देते हैं तो बात लगती है यार, बात तो ये भी सही है। अब मैं जो बताऊंगा उसको देखना आप। एक बैच नहीं बनता है, अलग अलग बैचेस बनते हैं। किस बैच में क्या डालना है ये उनको मालूम है। अब मैंने 10 बैच बना दिए। अब पहली उनको बुजुर्गों को मान लो वैक्सीन लग गई, पहले सबसे पहले टाइम दिया था, बुजुर्गों को बिल्कुल, लगी। बुजुर्गों को लगी। बुजुर्गों को लगते ही अगर बुजुर्ग लुढ़कने शुरू हो जाते तो क्या आगे वाले लगाते? नहीं तो लगाते। पहले उनको नहीं लगानी है, पहले उनको पानी भेजो, खाली पानी भी कितना भेजो कि, और उसके बाद जो असली वाली वैक्सीन है, कभी 10 डब्बियों में एक वो डाल दो ऑयल बस, ठीक है, कहीं पर डाल दो। उसमें भी सबका डीएनए अलग, सबका शरीर अलग, सबकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग, सबको पहले कौन से बीमारियां हुई वो अलग, सबने पहले कौन सी दवाई ले रखी वो अलग, सबका अलग है ना। बिल्कुल। तो सब पे असर अलग होगा। वो नमक का पानी लगा, किसी को कुछ नहीं हुआ, तब तक दूसरी लहर आ गई। देखना ध्यान से, जब बुजुर्गों से और आंकड़ा 45 से नीचे वालों पे आया, उस वक्त ही दूसरी वेव आई थी। बिल्कुल। दूसरी वेव वैक्सीन के दौरान आई थी, वैक्सीन से पहले नहीं आई नहीं, थी। दूसरी वेव उसी दौरान आई। जनवरी 2021 में लॉन्च हुई थी वैक्सीन, 26 जनवरी 2021 को, और अप्रैल में आई थी दूसरी लहर, जिस टाइम पे बंगाल का चुनाव चला हुआ था जी, ठीक है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि फिर उन्होंने पहले 10 डब्बियों में एक शीशी डाली, फिर उन्होंने 5 डब्बियों में एक शीशी डाली, फिर उन्होंने 2 डब्बियों में एक शीशी डाली, फिर उन्होंने 1 डब्बी में एक शीशी डाली। तो अब क्या हो गया कि आपको किसी को पहले जिसने बिल्कुल शुरुआत में लगवाई है उसको कुछ नहीं हुआ है, ये तय है। अच्छा। जिसने सेकंड वाली जब डोज आ गई, फिर उस टाइम पे लगवा, उसी बैच से लग गई तो उसको कुछ नहीं होगा। दूसरे बैच से आ गई तो अब दिक्कतें आनी शुरू हो गई। दिक्कतें अब कैसे होंगी कि अलग अलग टाइप की दिक्कतें होंगी, क्योंकि शरीर अलग है और फिर बैच भी अलग हैं। तो सबको सेम बैच की नहीं डालेंगे, मतलब डिब्बी में एक इस बैच की, एक इस बैच की, एक इस बैच की, ये भी हो सकता है। या ये बैच अभी वहाँ भेज दो, ये बैच अभी वहाँ भेज दो, इस टाइप से। अब वो आपको क्या कह रहे हैं कि उन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, 15 साल से चल रहा है ये वैक्सीन, मालूम है क्या आपको? बिल्कुल नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। 2014 में, यानी आज से 11 साल पहले, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की वैक्सीन के लिए एक कंपनी ने अप्लाई किया था अप्रूवल के लिए, और वो अप्रूवल मिला था उनको 2017 में। अच्छा। और उस कंपनी को खरीदा था बिल गेट्स ने, और उसकी वीडियो डाली हुई है मैंने अपने नीडर इंडिया चैनल पर। अच्छा। पूरा पेटेंट नंबर, कंपनी का नाम,
सारा प्रोसीजर, कब किस तारीख में उन्होंने अप्लाई किया, किस तारीख में उनको वो मिला, वही वैक्सीन ये है। तो 2014 में अगर ये कर चुके हैं तो इसका मतलब है वो 11 साल पहले अप्रूवल के लिए अगर अप्लाई कर दिया है तो वो ये अप्रूवल तब मिलती थी जब 10 साल रिसर्च कर चुके हो। तो ये 20 साल से रिसर्च कर रहे हैं कि किस डीएनए पर किस चीज़ का क्या असर होना है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये देख लिया है कि किस एरिया में किन लोगों को क्या क्या होने वाला है, इसीलिए पूरे गांव में सबको सेम नहीं हो रहा। अब क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं। किसी को तो हो रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं खूब ज़्यादा। अच्छा। जैसे ही वो 5G की रेंज में आएगा अंदर इरिटेशन बढ़ जाएगी। कोई हिंसक हो रहा है, आपने देखा होगा इसके बाद घरों के अंदर झगड़े बढ़ गए हैं, बहुत हो रहे हैं। कोई नपुंसक हो रहा है, कोई हार्ट अटैक से जा रहा है, कोई ब्रेन हैमरेज से जा रहा है, कोई किसी के घुटनों में पहुंच गया दर्द, किसी को दर्द था वो ठीक हो गया है। वो क्या रीजन रहा है? देखो उसने चलो मैं उसका रीजन बता देता हूँ पहले। आपका शरीर जिसका स्वस्थ है और कहीं एक जगह पर घुटनों में दर्द है, घुटनों में दर्द का मतलब क्या है? घुटनों में दर्द का मतलब है कि जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है और जो आपके शरीर, आपके दिमाग को मैसेज भेजने वाला जो तंत्र है, वो आपको संदेश भेज रहा है कि यहाँ दर्द है। और वो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो वहाँ लगी हुई है उसको ठीक करने में, वो सेना वहाँ लगी है। अब जैसे ही लगी वैक्सीन, वैक्सीन को हमारा शरीर जो डिटेक्ट करता है वो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट के रूप में करता है। बिल्कुल। कि ये फॉरेन ऑब्जेक्ट है, बाहर से कुछ आया है और केमिकल है, शरीर के लिए नहीं बना। जैसे पेट में जब जाएगा ना, पानी जाएगा तो शरीर बोलेगा अच्छा पानी है, चलो आने दो इसको, ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बिल्कुल। दूध आया है, अच्छा दूध के अंदर क्या क्या है, उसको तोड़ने वाले एंजाइम तैयार हो जाएंगे। जैसे बंदूक वाला आएगा तो उसको, उससे लड़ाई दूसरा करेगा, लाठी वाला आएगा तो उससे दूसरा करेगा, कोई निहत्था है तो उससे निहत्था लगेगा, कोई पहलवान आया तो उससे अलग करेंगे। तो वो देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। हाथ से हम खाते हैं अगर, तो बॉडी को टच होते ही उनको मालूम पड़ जाता है अच्छा इतना गर्म है, चावल है और दाल है। हाथ लगाते हो तो चावल और दाल आपको पता लग जाएगी, आंख बंद करके हाथ लगाओ, पता ये डायरी है, ये मेज है, ये गिलास है, इस पर पता चल जाता है। तो दिमाग पढ़ लेता है कि अभी ये आ रहा है अंदर, जो आ रहा है उसी की सेना खड़ी हो जाएगी कि प्रोटीन आ रहा है भाई, उसको तोड़ना है अब। लेकिन जब केमिकल सीधा ब्लड में चला गया, उस तरह की ब्लड में, अब ब्लड में करने के लिए वो सिस्टम तो काम कर ही रहा। अब वो इम्यूनिटी क्या करेगी, इम्यूनिटी का काम हो जाएगा कि पहले ये जो बाहर से केमिकल आया है इसको निकालो बाहर। तो जो आपके घुटनों पे जो रोग प्रतिरोधक जो ताकत जो उसको ठीक करने पे लगी पड़ी थी, वो इस फॉरेन ऑब्जेक्ट को निकालने पे आ जाएगी। तो आपको उस घुटने के दर्द का फील होना बंद हो जाएगा। अच्छा, फील होना बंद हो जाएगा। वो ये जो दवाई देते हैं एलोपैथी वाले, ये केवल आपका फील खत्म करते हैं, दर्द खत्म नहीं करते, बीमारी खत्म नहीं करते भाई मेरे। बीमारी तो वहीं पड़ी है, माइंड का जो तंत्र है उसको दूसरी तरफ लगा देते हैं। दूसरी तरफ लगा देते हैं, ये गेम करते हैं। तो इसलिए उनका दर्द ठीक नहीं हुआ है। वो आपको ये जो डायलॉग आपने बोला है ना, जिनका घुटनों का दर्द ठीक हुआ था, ये उसने डायलॉग बोला था उसको वैक्सीन लगने के 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर। शायद आप इसलिए बोल रहे हो ना, मैं ठीक कह रहा हूं ना? मैसेज आया था नहीं, अभी आया था तो इसका मतलब है वो भक्त है, उसको नहीं लगी, उसने नहीं लगवाई है। अभी आया था तो, क्योंकि जिन्होंने उस वक्त कहा था कि मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो गया है, वो अब पड़े हैं, उनको जाके गांव में पता कर लो, वो उनका हो चुका है असर अब दोबारा उल्टा। तो घुटनों का, कंधों का, किसी की किसी की आंखों की रोशनी गई, किसी को सुनना बंद हो गया, फिल्म तारे थे 2-3 उनको सुनना बंद हो गया था। बिल्कुल ठीक है, जिम में किसी की जिम करते करते कोई हो जाया था, किसी की नस ब्लॉक हो गई, किसी का पैरालिसिस हुआ, किसी के बाल उड़े, किसी की मेमोरी लॉस हुआ, किसी को एलर्जी हुआ, किसी को खुजली हुई, किसी के फोड़े आ गए, किसी को रैशेज हुए, किसी को चुंबकीय भी आया, कुछ लोगों ने वो चुंबक भी चिपके बॉडी के अंदर, मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया। तो हर शरीर को उसका असर अलग अलग हुआ। उन्होंने देख लिया और उनको ये मालूम है कि इसका जो असली असर होना है वो 3 साल से 7 साल तक होना है। तो जिन्होंने 2023 में लगवाया था वो 2030 तक वेट करो, और जिन्होंने 2021 में लगवाया था वो 2028 तक वेट करो। ये आराम आराम से किसी को 2 साल में, किसी को 1 साल में, किसी को 2 महीने में, किसी को होगा, ताकि उन पर कोई शक ना करे। यार वो इतने बेवकूफ, कहने का मतलब है बॉडी टू बॉडी वेरी करती है। वो इतने बेवकूफ नहीं है भाई, उनको सब पता है कि लोग कैसे सोचते हैं और लोग किस तरह से करते हैं, और हमने अपने दौर पे प्रति कमेंट वाले अंधभक्तों को किस काम पे लगाना है, किस सवाल को लगाना है, वो पता है उनके। ये तो डॉक्टर साहब हो गई समस्या की बात। ये समस्या अब हमारे सामने अब केसेस भी आ रहे हैं, और एक फरमान जारी किया, मैंने कल रात भी वो डाली थी कटिंग, कि भाई सर्दी जुकाम खांसी वाले को अनिवार्य है टेस्ट कराना, और जो टेस्ट कराया तो मतलब वो पॉजिटिव निकलना अनिवार्य है। इसका सोल्यूशन क्या है?
क्योंकि लोग जान जाते हैं सोल्यूशन। जो कमेंट्स आ रहे हैं मैं देख सबसे रहा हूँ भाई। सभी भाइयों को राम राम एक बार फिर से। और बातचीत करें, मैं बाद में आप लोगों के कमेंट भी पढ़ूंगा जी। सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले ये बताओ आप, चलो सोल्यूशन पे बात कर लेते हैं। आपको समस्या बता दी कि ये चीज़ आपके लिए गलत है, हम्म। अब आप उसको लेना चाहोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो समाधान हो गया। अब आप लेना नहीं चाहोगे तो आपको मना करना पड़ेगा। हम्म। वो मना करने से बात नहीं मान रहे तो आपको लठ उठाना पड़ेगा। हम्म। जब आप लठ उठाओगे तो वो बोलेगा अच्छा लठ उठा रहा है, तेरा बिजली बंद कर दूंगा, तेरा पानी बंद कर दूंगा, तेरा बैंक खाता बंद कर दूंगा, तुझे घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा, तुझे खाना नहीं मिलेगा, 5 किलो राशन नहीं मिलेगा, तेरी पेंशन आती है वो नहीं मिलेगी, देख ले बात जीना मुश्किल कर दूंगा। वो यही बोलेगा ना दुश्मन। हाँ, बिल्कुल। दुश्मन यही बोलेगा। अब आपको इलाज करना हो तेरे की भाई बिजली बंद हो जाएगी तो बिजली के बिना कैसे जीना है। अब ये तो आटा भी हमको तो गेहूं भी पीसना है तो चक्की की जरूरत है। तो बिना बिजली की चक्की का इलाज समरसीबल तो होना चाहिए गाँव में। पानी तक भी अवेलेबल नहीं होगा। पानी तक भी अवेलेबल नहीं होगा, बिजली नहीं आएगी। नल के तो खत्म फिर हो इसका चुके हैं। मतलब है पानी का इलाज करना पड़ेगा। तो अपना जोड़ अपने पास होना चाहिए, कम से कम पीने का तो हो। चल खेत वाला तो देखी जाएगी। फिर देखना पड़ेगा भाई गैस भी नहीं मिलेगी तो फिर लकड़ी गोश्ते चाहिए। लकड़ी गोश्तों के लिए डांगर और जंगल चाहिए, वो अपना वापस अधियाना पड़ेगा। आपको चाहिए कि ये स्कूल में नहीं पढ़ने देंगे, आप अपना स्कूल अपने गांव में बना लेंगे। ठीक है, कॉलेज में नहीं पढ़ा, अपना गांव में कॉलेज खोल लेंगे। तुम्हारे को कपड़े नहीं मिलेंगे, अपने कपड़े बनाने की मशीन मिला लेंगे। तुम अरे अब तो वो लोग बोलने लग गए हम तो स्कूल से हटा लेंगे लेकिन लगवाएंगे नहीं, हम तो जाएंगे नहीं हमको। लेकिन उसका अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा। अरेंजमेंट कैसे करोगे? गांव में चोर बैठे हैं, इन्हीं के नेताओं के ही लोग और पार्टियों के लोग बैठे हैं। तो सिद्धांत पर चलने वाले लोग आगे आकर के अपने गांव की आत्मनिर्भर व्यवस्था बनाएंगे कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजेंगे, हम अपने बच्चों का रोजगार के लिए बाहर नहीं भेजेंगे, हम कंपनियों के लिए अपने बच्चों को काम नहीं करेंगे। कंपनियां तो एक दिन निकाल देंगी क्योंकि उनके पास तो रोबोट और मशीनें आ गई हैं। बिल्कुल निकाले जा रहे हैं बहुत। निकालेंगे ही तो अपनी व्यवस्था अपने आप बना लेंगे ना। अपना खाना हम खुद उगा लें, अपना पानी हमारे पास हो, अपने डंगर हमारे पास हो, सुबह से लेकर रात तक काम करने के लिए जमीनें ऑलरेडी गांव के पास बची हुई हैं। बिल्कुल है। अपनी जमीनों पे कब्जा करके अपने सारे काम करके और व्यवस्था अपने गांव के हिसाब से बना लो, जहां बना लो। अदरवाइज वैसे भी आपका सड़कों पे गाड़ी लेके चलना, देखो 10 साल से 15 साल की गाड़ी दिल्ली में एंटर नहीं कर सकती, थोड़ी देर में ये एनसीआर में आ जाएगा, फिर ये करनाल में आ जाएगा, फिर आपके गांव तक आ जाएगा। अभी आपको पहले हाईवेज पर टोल देना पड़ता था, फिर आपको स्टेट हाईवे पे देना पड़ा, अब डिस्ट्रिक्ट के रोड पर देना पड़ रहा है। करनाल स्टेशन जाते हैं तो भी देते हैं, फिर आपको ये हर सड़क पर देना, क्योंकि जीपीएस का अनिवार्य कर देंगे तो आपकी गाड़ी का घर से गाड़ी स्टार्ट होगी तो टोल देना पड़ेगा। तो वैसे भी ये आपका आना जाना बंद ही करने वाले हैं, तो इन गाड़ियों का ये लोहा आपके किसी काम आने वाला नहीं है। तो कम से कम हथियार बनाने के काम आ जाएगा लोहा पिघला करके, कम से कम अपने खेत के औजार बनाने के काम आ जाएगा। और इसका बहुत बड़ा जो अगर इसको सचमुच अगर आप इलाज करना चाहते हो, हर घर में कम से कम एक गाय तो होनी ही चाहिए, चाहे वो दूध देती हो या ना देती हो। ध्यान रखें, अमेरिकन गाय नहीं होती, वो सूअर होता है। देसी, जब गाय बोले तो सिर्फ देसी, उस नस्ल की जो हमारे एरिया के लिए बनी है। राजस्थान वाली राजस्थान, मध्य प्रदेश वाले मध्य प्रदेश, जो गुजरात में गुजरात की और हरियाणा में हरियाणवी, जो भी नस्ल है वो गाय हमारे घर में बंधी हो, उस गाय के शरीर पर हाथ फेरना, उस गाय की वहाँ मौजूदगी का जो एनवायरनमेंट के ऊपर जो असर है वो। और फिर उसके बाद मैं गाय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम बात करेंगे तो इससे अगले स्टेप पे जाएंगे। पशुधन बहुत अनिवार्य है हर घर के अंदर, हर घर के अंदर। क्योंकि जब आप पशुधन के लिए आप कुछ करने लगोगे तो आपको 4 बजे उठना पड़ेगा। वही टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का, वही समय है फेफड़ों का, हृदय का काम करने का। बहुत साइंटिफिक थे हमारे लोग यार, ऐसा नहीं था कि नो डाउट वो पहले से सब कुछ बना चुके हैं। तो वो लोग साइंस के हिसाब से जीवन दिनचर्या को बनाया हुआ था। अभी एक कमेंट आया अमरपाल यादव का, गर्भवती महिलाओं के लिए बिना टिक्का लगवाए अल्ट्रासाउंड करने से मना कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? अल्ट्रासाउंड की जरूरत कहाँ है भाई? दाई बैठी होगी हाथ फिरवा के वैसे ही बता देगी इतने महीने का है, लड़का है कि लड़की है, वैसे ही बता देती हैं दाई। और जनता सरकार मोर्चा से जुड़ लो, अपनी अपनी पत्नियों को, हमारे पास हम लोग एक अरेंजमेंट करने वाले हैं, ऑनलाइन डिलीवरी प्रसव कैसे किया जाए नॉर्मल, उसको सिखाने की ऑनलाइन क्लासेस हम लोग चालू करेंगे। आपको अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम दोबारा से दाइयों को वापस उस कला को वापस जागृत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आपको क्यों ज़रूरत है उनकी? आयुर्वेद में देखो, एलोपैथी में जितनी दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो सारी की सारी जड़ी बूटियाँ ही हैं, तो फिर जड़ी बूटियाँ ही खा लो डायरेक्ट, है कि नहीं? बिल्कुल। वो अच्छा, जैसे मान लो उन्होंने कहा कि भाई इस चीज़ में ये यूज़ होता है, फलानी चीज़ में फलानी चीज़ यूज़ होता है, जैसे करीम में यूज़ होता है हल्दी और चंदन, तो हल्दी और चंदन को यूज़ कर लो ना।
वो कहते इसमें दूध है, तो दूध से नहा लो ना। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके चलो अंदर आपने तो दाढ़ी है। बनानी है मान लो, ठीक है, आप अभी तक शेव क्रीम यूज करते हो, हम्म, आप एक काम करना, गाय का 1 चम्मच दूध लो, 1 चम्मच तो ज्यादा नहीं होता, 1 चम्मच दूध लो, उसको लगाओ यहाँ पर, और फिर उससे शेव करके दिखाना, और फिर वीडियो बनाना कि पहले से ज्यादा नरम हुए थे बाल अच्छा कि पहले से कम, सिर्फ 1 चम्मच दूध। अच्छा, ये तो मैं तो करता नहीं हूँ, जो भाई करते हैं एक बार जो भाई experiment करते हैं एक करें बार भाई, करके देखो, एक बार करके बताना जरूर, करके बताना। एक्सपेरिमेंट करके। मतलब आपको वो बता रहे हैं कि इस चीज में ये चीज है, वो तो हमारे गांव में पहले से होती थी मेरे बिल्कुल। दोस्त। तो होम्योपैथी में जितने इलाज हैं वो सारे जड़ी बूटियों से हैं, आयुर्वेद में जितने हैं वो जड़ी बूटियों से हैं, बिल्कुल है, एलोपैथी में जितने हैं वो भी प्लांट यूज करते हैं। बिल्कुल। तो जब प्लांट यूज करने हैं तो जंगल क्यों खत्म कर रहे हो? एक कॉमन सेंस कहां चला गया तुम्हारा? बिल्कुल हंसदेव खत्म कर दिया मतलब मैंने। अपने जंगलों को खत्म करके एलोपैथी के माफियाओं के अंडर काम करना चाहते हो, कितना कमाल है। अपने गांव की व्यवस्था की आजादी खत्म करके कंपनी के नौकर बनना चाहते हैं, कितनी बेवकूफी है। अपनी शिक्षण व्यवस्था खत्म, अपना भाईचारा खत्म करके उनको कहते हैं कि गांव में कोई किसी की नहीं सुनता, शहर में जाकर देखो कोई किसी को जानता ही नहीं, कम से कम गांव में जानते तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और शहर में वो कहते हैं गांव में निगरानी रखते हैं कौन क्या कर रहा है। अरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लिफ्ट में भी लगा हुआ है मेरे दोस्त, हर चौराहे हर कोने पे लगा, वो भी निगरानी रखे हुए हैं आपके ऊपर, आपके आने जाने पर निगरानी हर जगह है। शहर में आपको खाने, शहर के लोग कितने बेवकूफ पता है आपको? अभी गांव से एक वो ले जाओ, 3 औरतें बैठी होंगी ना, और गांव से एक बोतल लस्सी की ले जाओ कि ये गांव से, तो आप एक काम करना, पैकेट से लेकर उसमें से खोलकर बोतल में डाल के बोल देना गांव से लाया हूँ खाली, हाँ हाँ। सिर्फ उनको ये बताना गांव से लाया हूँ, और उनमें से 2 औरतों को दे देना बस, तीसरी को मत देना। भाई साहब दुश्मन ना हो जाए तो बताना। सही बात है, बिल्कुल सही मतलब बात है। गांव की लस्सी पे लाल टिपकती है, हाँ, गांव के दूध को प्योर समझते हैं, गांव से आई सब्जी के लिए मतलब बिल्कुल। लड़ लेते हैं, हाँ। गांव से आई चीज और गांव को छोड़ रहे हैं। कितने बेवकूफ हैं यार। गांव की हर चीज पसंद है, बिल्कुल। लेकिन गांव पसंद नहीं है। अरे गांव को रहने लायक बना लो, जो चीज पसंद नहीं है उस चीज को खत्म करो ना, जो चीज गलत है गांव में उसको खत्म करो, बैठ के चर्चा करो। चर्चा करने में समय लगेगा, महीना लग सकता है, 2 महीना, 6 महीना। जो राजनीतिक लोग हैं, जो जड़ें खोदने का काम करते हैं, वो शुरू में आएंगे, आपकी झंडी उखाड़ने की कोशिश करेंगे, बस उस दौर में पक्के रहो कि करना है। वो फिर उनको गांव वाले समझ जाएंगे कि ये हरामखोर गांव बर्बाद कर रहे हैं, फिर जेन्युइन लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जेन्युइन लोग मिलकर के गांव की व्यवस्था को दोबारा समझ के साथ डेवलप, समझ इंपॉर्टेंट है, और समझ के लिए लगातार चर्चा। तो अभी मैं अपने गांव के लोगों को, जो समझदार लोग हैं उनको इकट्ठा कर रहा हूँ, वो जो 8 तारीख को आओगे तो पता चलेगा, फिर उनकी चर्चा चालू करूंगा गांव में ही। गांव में कॉन्क्लेव जैसे वो टीवी के चलते हैं ना, वहां चलाएंगे हम अपने गांव में, चर्चा करेंगे। बताओ भाई, तुम बताओ कि गांव में, चलो एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, गांव की व्यवस्था में वो कौन सा वर्ग है जिसको छोड़ देना चाहिए? देखो हमें तो इस चीज का ज्यादा नॉलेज है नहीं, हम तो चाहेंगे सबको साथ लेके चलें। तो इसमें नॉलेज की क्या बात है यार, हाँ, तो कॉमन सेंस है, तो छोड़ने का तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। बिल्कुल, हम तो इसका मतलब सबको लेके चलना है। हाँ। तो अब बताओ कौन सी व्यवस्था है जिसमें सब चल पड़े, उसको ही बनानी है। आप कह रहे हो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तो बताओ कैसे, क्योंकि अगर तुमको ये मालूम है कि ऐसे नहीं होगा तो कैसे होगा वो भी बताए। ये भी पता होना चाहिए, ये पॉइंट है भाई। है? तो बिल्कुल साथ लेके सबको एक जो है, चीज अभी इतना बताइए, करके देख लेते हैं, यहीं से पता चल जाएगा, आने वाले समय में पता चल जाएगा। साल 2 साल 3 साल में व्यवस्था बना ले। ये तुम बताओ कि हमें कोई नहीं छोड़ना, हाँ। तुम बताओ सबकी रोटी का अरेंजमेंट करना है, तुम बताओ न्याय व्यवस्था गांव में करेंगे, तुम बताओ हमें पुलिस की जरूरत नहीं है, तुम बताओ हमें बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है, इलाज बताओ क्या है, हम बट वही बता देंगे। उनके पास है ऑलरेडी, बड़े बुजुर्गों के डीएनए में पड़ा है, उनको व्यवस्था पता, जो आदि काल से जो जिंदा हैं, चल रहे हैं, जो गांव खेड़े के बिल्कुल। ऊपर बैठे पहले हैं। अभी हमारी जो बचपन था उसमें हम देखते थे, पैसे की जगह चीजों का लेन देन होता था। नाई के पास असली धन चीज ही है। नाई के पास जो था अनाज देते थे, 6 महीने में हिसाब होता था। धोबी आता था घर पे, उसको भी वो कपड़े धोता था, उसको भी ऐसे ही अनाज देते थे। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसे नाई, चीजों सुनार, कुम्हार, लोहार जो है, चीजों का लेन देन होता था। हाँ। पैसे वाला तो सीन ही नहीं था पहले। आपको मैंने 1 किलो अनाज दे दिया, हाँ। वो 1 किलो अनाज खर्च हो गया, क्या आप वो 1 किलो अनाज किसी और को भी दे सकते हो? अगर आपने वो खा लिया हो तो फिर कैसे दिया जाएगा? फिर 100 रुपये खर्च करने के बाद कैसे किसी और को दे? वो फिर से चले जाते हैं, फिर से आ जाते हैं। क्या आएगी है? ये तो सोचने की बात है भाई, आप भी इस चीज पे ध्यान दें। बड़ा वो ही धन है गहरा क्वेश्चन है ये। जिसके घर में वो है, अनाज है, सेहत है, पशु है, जमीन है, हवा है, पानी है, मिट्टी है, प्राकृतिक संसाधन जिसके पास है,
वो है धन, बिल्कुल, धन वो सही वो मायने में। धन है। और जिसको आप ये नोट समझ रहे हो, ये हो रहा है निर्धन। आप देखना, जिसके पास ये निर्धन ज्यादा है, इसको हम लोग मायावी राक्षस बोलते हैं एक तरह बिल्कुल से। जिसके बिल्कुल। पास, जिसके घर में धन, ये वाले कागज के टुकड़े ज्यादा हैं, उसके घर में बीवी और पति की कभी नहीं बनती, बच्चे बात भी नहीं करना चाहते, मोबाइल में अकेले कमरे में पड़े हैं, गाड़ियां उठा के घूम रहे हैं, पेट में भी दर्द है, कमर में भी दर्द है, कब्ज भी है, या बुखार, या मतलब बुखार नहीं, कैंसर से कम तो बीमारियां भी नहीं होती हैं ऐसे लोगों को, बढ़िया वाली बीमारियां हैं, शुगर है, जिंदगी भर वाली बीमारियां जो कभी जिंदगी भर नहीं जाती हैं वो हैं, प्योरिटी कभी नहीं मिलती उनको, रिश्तेदारियों में झगड़े हैं, गाँव के साथ बातचीत नहीं है, कोई देख के राजी नहीं है, ऐसे लोग हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो इसका मतलब वो पैसा, वो धन कहाँ से हो गया? जिस चीज़ के लिए दुनिया तड़प रही है वो तो उनके पास है ही नहीं। बिल्कुल। तो फिर ऐसे ऐसे निर्धन का क्या करोगे? ये असल में इस माया से निकलना और प्रकृति और परमात्मा से जुड़ना और अपने गाँव को बचाना, ये हमारी प्राथमिकताओं में शामिल होगा, तब हम अपने गांव को बचा पाएंगे। ये भी बहुत बहुत ज़रूरी है। पेंडेमिक ट्रीटी का विरोध करने के लिए, या ऐसे किसी शासन का जहां पर आपकी आज़ादी छीनी जा रही हो, उसका विरोध करने के लिए समझ का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शुरू में मैंने बात कही थी, ये ज्ञान युद्ध है। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए क्या किया जाए वो थोड़ा वो बताइए, क्योंकि देखो, कमेंट आते हैं अभी कि भाई हमारा कैसे आप लोगों से अभी जुड़े। हमारा मिस्ड कॉल नंबर है 9518170000। इस नंबर पर मैसेज करोगे तो कुछ रिप्लाई आएगा, और या आपके पास किसी और नंबर से एक मैसेज आएगा, आप उससे जुड़िए, वहाँ फिर फॉर्म होगा वो भर दीजिए, आपको कॉल आ जाएगी। कॉल नहीं आएगी तो नीडर इंडिया चैनल और देवेंद्र बलारा का फेसबुक पेज, वहाँ पे हम डालते हैं कि अभी हमारी फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग, हमसे जुड़ने का पहला स्टेप है हमारी पहले लेवल की ट्रेनिंग अटेंड करना 3 दिन की। वो ट्रेनिंग असल में क्या है? ट्रेनिंग शब्द हो सकता है किसी को चुभे, वो असल में वो एक चर्चा है, ओरिएंटेशन है, 3 कि दिन सब के लिए आके होती है। बताओ कि हम कहाँ कहाँ से आए हैं, जी सब आकर बताओ उनके ज़िंदगी के सपने क्या हैं, जी। ताकि हम एक दूसरे के सपने मिलकर पूरे कर सकें। फिर सब आकर फिर हम बताएंगे कि दुनिया में देश के साथ और गाँव के साथ क्या षड्यंत्र चल रहा है, और फिर उसके बाद यदि आपको लगता है कि इन षड्यंत्रों से, इन बातों से आप सहमत हो तो आप कंटिन्यू करो, यदि आप उससे सहमत नहीं होते हो तो अपना रास्ता और चूज कर लो, जो संगठन आपको ठीक सलाह देता हो। जी। और जब आप जुड़ जाते हो तो फिर लेवल 2 की ट्रेनिंग होती है, उसमें हम बताते हैं इन षड्यंत्रों से कैसे लड़ना है। फिर तीसरे की लेवल की, फिर चौथे लेवल की। तो आप जैसे जैसे काम करते जाओगे, हमारे लिए कोई काम नहीं करना, संगठन के लिए कोई काम नहीं करना, आपको अपने गांव के लिए काम करना है, अपने परिवार और अपने बच्चे के लिए काम करना है। ये भी बहुत सिंपल है इसके अंदर। इसमें हमारे संगठन में कोई प्रधान नहीं, कोई चक्कर नहीं। इसमें तो जो कार्यक्रम होता है उसमें पब्लिक से ही हम लोग दान लेते हैं, उसके बाद वो दान में अभी आज के टाइम पे हम 20 से 22 लाख रुपया माइनस में हैं। सब लोगों ने मिलके उधार दे के रखा हुआ है कि भाई संगठन को इतना पैसा दे दो, जब आ जाएगा लोगों से, जनता जब लगेगी कि हमें ठीक है, तो ये पैसा तुमको वापस कर देंगे, ताकि फिर से खर्च करने लायक हो जाए इमरजेंसी के टाइम पर। तो ये हम दान नहीं दिया हमने, क्योंकि सबके सब हम लोग बहुत अमीर लोग नहीं हैं, उद्योगपतियों से पैसा हम लोग नहीं लेकर आते, किसी नेता से हम पैसा नहीं लेते, किसी पार्टी से पैसा नहीं लेते, हम लोग आम जनता से लेते हैं। आम जनता कभी, हमारे पास जो दान का जो रिपोर्ट है, 1-1 रुपया भी देते हैं लोग, मतलब इतने भावना से जुड़े हुए लोग हैं। और पर हमारा उसमें नहीं चल पाता, क्योंकि आज के टाइम पर आपको पता ही है कि ये माया से ही काम चला रहे हैं। जब धन से काम चलने लग जाएगा, हमें ज़रूरत नहीं। मान लो हमको गांव में कोई एक आदमी टेंट ऑर्गेनाइज कर दे, एक आदमी साउंड दे दे, एक आदमी भोजन की व्यवस्था कर दे, एक बैठने की व्यवस्था कर दे, हमारा हो गया। हमें किसी को पैसा हमें लेना ही जरूर नहीं। पैसे की जरूरत करना नहीं क्या है। है हमको भाई उस पैसे का? हम कोई कमाने तो निकले नहीं हैं, हम तो आदमी कमाने निकले हैं। आदमी आकर के आगे आ जाओ, उस शामिल हो जाओ, बाकी लोगों से आपकी बातचीत हो जाएगी। हमारे संगठन का एक नियम है कि हमारे संगठन के अंदर दूसरे आदमी से धोखा देने वाला, अपने संगठन के लोगों को धोखा देने वाला आदमी ना आए। कोई चोर है, जार है, वो ना आए। अगर मान लो उसने संगठन में जुड़ने से पहले गलतियां करी हुई हैं, वो सारी माफ़ हैं। जुड़ने के बाद गलती माफ गलती नहीं करनी है, ये वाली काम नहीं करने। बाकी जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, धीरे धीरे पता लगता रहेगा। ये जुड़ने का आदमी है, ये लंबा चलेगा। ये हम थोड़ा सा डिस्कशन इस वीडियो में एक चीज़ पे और करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर को देख रहे हैं। हमारे पास पीछे, मैं पिछले साल की बात की थी मैंने कल रात वीडियो में, ओले पड़े थे हमारे इंद्री में एक पार्टिकुलर पट्टी के रूप में, मतलब इंद्री से गढ़ बीरबल रोड पर, और सारी फसल नष्ट हो गई थी। और वो ओले मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम इतने बड़े साइज के ओले देखे, और वो ओले तकरीबन 4-4, 5-5, 8-8 घंटे तक भी पिंगले नहीं थे। वो क्या रीजन था? हार्प टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्लाउड सीडिंग क्या होती है, थोड़ा इस पर बताओ हमें। देखो, आप लोगों के सामने
अभी इन्होंने ओपन किया है कि आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी दिल्ली ने क्लाउड सीडिंग करके आर्टिफिशियल बारिश, कृत्रिम बिल्कुल बारिश बोलते हैं, करने अभी की अभी मीडिया में अभी बोल बताते दिया हैं। मीडिया में कि पर्यावरण के लिए बड़ा लाभकारी है। हम्म, देखो, मेरे हाथ में अगर कोई हथियार है या किसी के हाथ में कोई चाकू है, वो उस चाकू से क्या करेगा तो उसके ऊपर है। डिपेंड करेगा यूज कैसे किया जाएगा, अगर सब्जी गंदे काटेगा, बंदा काटेगा, ये डिपेंड करता ठीक है। है, गला काटेगा या जेब काटेगा हाँ। तो उसको देखना है। अब हम तो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, जो हार्प है, और ये आपकी हवा के दबाव को नियंत्रित करके, साउंड से, फ्रीक्वेंसी से, ये कहीं पर दबाव को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। कहीं घट गया, हवा चल पड़ेगी, इतना घटा दो कि तूफान आ जाए, इतना फिर एक केमिकल डाल करके इस तरह कर दो कि वो हवा की बूंदों, जो हवा में जो मौजूद वाष्प है उनको इकट्ठा कर दे तो बादल बना दे। वो जो आपने जहाज के पीछे लंबी लाइन देखी होगी, बिल्कुल भाई, बहुत ये आर्टिफिशियल बादल हैं वो। ये बहुत सी आप लोगों ठीक को है। मैं बता दूं, बहुत से लोग सोचते हैं, आज भी हम भी बचपन में सोचते हैं रॉकेट जा रहा है, लेकिन भाई रॉकेट जब लॉन्च होता है तो पूरी दुनिया को पता लगता है वो जो जहाज होते हैं, जो पूंछ सी होती है यदि जिसके आप पीछे। 1970 से इसको देख रहे हो तो हमारी बात गलत नहीं है कि ये लोग वेदर को कंट्रोल करना 1945 में सीख गए थे। कंट्रोल कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो 1945 में अगर ये आदमी के दिमाग को भी कंट्रोल करना सीख चुके हैं, आदमी के शरीर में डीएनए में बदलाव करना भी उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इनके पास है। लेकिन लोग उस टाइम पर आपस में मतलब संगठित थे, इसलिए नहीं टूट पाए। तो इन्होंने तोड़ने वाला जो खेल खेला ना, राजनीति के जरिए, पैसे के जरिए, झूठ के जरिए, एमएलएम कंपनियों के जरिए, इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए, और वोटों के जरिए, और नोटों के जरिए, और दिखावे के जरिए, वो जो, और फिर इंटरनेट ने तो नाश ही कर दिया। ये जो तोड़ने का गेम खेला इन्होंने, आदमी को अकेला कर दिया, तो आदमी बोल नहीं पाता, और बोलेगा भी तो उसकी कोई सुनता नहीं है। इसीलिए लोगों को जगाने के लिए हम लोग निकले। तो हमको पता चला कि आपकी जो आयुर्वेदिक जो पौधे हैं उनके लिए अलग केमिकल डिज़ाइन करे हुए हैं। अच्छा। कि जैसे मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हम इधर चौटाला गांव के पास एक खेत में गए हुए थे। उनके खेत में उन्होंने बताया कि जो जब ऊपर से आसमान से वो केमिकल छिड़का ना, उससे उस छिड़कने के बाद में ना सिर्फ नीम के पौधे की पत्तियां ये जली। यहाँ भी हुआ था। ठीक है ना, ये सिर्फ नीम के लास्ट पौधे ईयर जले। नीम के पौधे हर जगह सूख गए थे, हर जगह। हाँ, तो वो मतलब जिन्होंने नए पौधे लगाए थे वो सारे सूख गए। हाँ, इसी तरह बड़े से बड़े पेड़ भी जो नीम के थे वो सभी सूख गए थे बिल्कुल पिछले बिल्कुल। पिछले साल हुआ तो था। इसका मतलब जो भी आपके काम की चीज़ है वो सारी के लिए वो आसमान से खत्म कर सकते हैं। गायें जो बाहर खड़ी रहती हैं उनके ये ऊपर ज्यादा लंपी वायरस का असर हुआ था। प्रकृति के साथ छेड़खानी इसको हम कह सकते हैं। बिल्कुल, प्रकृति लास्ट में ईयर जो हमने मानवता के देखा था साथ डॉक्टर साहब, दुबई के अंदर इन्होंने इसका प्रयोग किया था, बारिश का, और वो अनियंत्रित हो गया था सिस्टम। अनियंत्रित हो गया था। ये हार्प टेक्नोलॉजी से हुआ था ना। एग्जैक्टली वही था। तो ये इन्होंने जयपुर में भी कई बार किया है, इधर भी किया और है, राजस्थान में भी अब तो कई बार हो राजस्थान चुका में है। कई बार कर चुके हैं। तो ये एक तरह से आप ये समझो कि ये प्रकृति के साथ छेड़खानी है, आपके साथ भी छेड़खानी कर रहे हैं, मानव के साथ भी, उसके शरीर में। क्योंकि मानव का शरीर पंचर के लिए नहीं बना है, बॉडी में ब्लड में सीधा कुछ चला जाए उसके लिए नहीं बना है मानव का शरीर। तो ये तो आपको बचपन से लगाते हैं, यानी कि 55 टीके लग लेते हैं छोटे बच्चे को, जब तक वो 10 साल का नहीं होता, 55 से ज़्यादा, सारी बॉडी पंचर हुई रहती है उसकी। और एक बच्चा जो पैदा हुआ है अपनी माँ के पेट से, इतने सेफ माहौल से, और जैसे ही वो सेफ माहौल से बाहर निकलता है और उसको लगता है कि दुनिया बड़ी मस्त होने वाली है, जैसे अंदर था, और अचानक से उसकी जांग में एक टीका डॉक्टर लगा दे, उसको क्या बीतती होगी। उसको लगता होगा ये कैसी दुनिया में मैं एंटर कर गया, ये इतना पेन कहाँ से आया। तो ये आपसे पूछे बिना आपके बच्चों के साथ जो खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके ऊपर हम लोगों को समझ डेवलप करनी पड़ेगी। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की है एक वैक्सीन के ऊपर, उनके एक किताब है द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट। किसी को चाहिए तो आपसे मंगा लेंगे, मैं आपको दे दूंगा उसकी 50-100 कॉपियाँ, तो आप उनको भिजवा दीजिए। जी भाई, आप देखना, अगर वैक्सीन को लेके आप अवेयर हो, चाहते हो भाई आपका परिवार बचा रहे, पहले सुनो, पहले समझो, तो आप पढ़े लिखे हो ना, समझिए। जो भी नर्स आपके बच्चे को लगाने के लिए आए वो किताब पढ़ा दो, आपको पता चल जाएगा ये कितनी फायदेमंद है आपके बच्चों के लिए या नहीं है। जो भी है, असलियत पता होनी चाहिए आपको। मैं ये कह रहा हूँ, आपको असलियत पता हो करके आप अपने बच्चे को जिस मर्जी हालत में रखिए, जब जो वैक्सीन लगानी है लगवाइए, जिधर जाना है जाइए, मुझे नहीं कोई मतलब है। लेकिन पता नहीं है, फिर हमें दर्द होता है कि हम पहुंच नहीं पा रहे। हमें पहुंचना है, अपने गांव से 2-2, 5-5 लड़कों को ट्रेनिंग दिलवा के फिर वो गांव को समझा देंगे, इस तरह का अरेंजमेंट कर लो। जैसे भी हो, ये समझ का दौर है, रुपये को समझना है। ये किताब है हमारी, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन।
जब आप हमारे को मिस्ड कॉल करोगे 9518170000 पर, तो इस किताब का मैं सह लेखक हूँ और इसके लेखक घनश्याम वर्मा जी हैं। तो जनता सरकार मोर्चा ने इस किताब को जब रिसर्च करके, इस रिसर्च में जो सहयोग किया था, उसके बाद लोगों से हम लोग इसमें, कोई भाई अगर कर्जे से इतना परेशान है कि जैसे इन 7 लोगों ने जान दी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई, आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे करिए, पागल होके लग जाइए, किसी कोई साथी ढूंढिए जो जनता सरकार मोर्चा के पास का हो, रोहतास से संपर्क कर लिए, किसी और से कीजिए, करके किसी तरह पहुंच जाइए, आप अपनी ट्रेनिंग में पहुंच जाइए, कैसे भी वहाँ उतने दिन का इंतजार कर लीजिए। अगर आप सुसाइड करना चाह रहे हो, आपको लगता है कि नहीं जिया जा रहा और समाज जीने नहीं दे रहा, बल्कि समाज को बताइए कि हमारे ऊपर कर्जा है, शर्माइए मत। ये गेम प्लान है, इसको समझाने के लिए किताब बहुत ज़रूरी है, आप इसको पढ़िए अगर आप पढ़े लिखे हो। ये जो आपको डिजिट्स दे रहे हैं, ये सारे के सारे इससे भी पीछा छुड़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। यहाँ बहुत से लोगों के पास मतलब जो है वो ऐसा रास्ता है कि हम मतलब बहुत लोगों को बचा पाए हैं अब तक। 1-2 लोगों को हम नहीं बचा पाए, लेकिन वो लोग इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि वो स्वार्थ में आए थे, परेशान होकर नहीं आए थे, वो पैसा बचाना चाहते थे। किसी ने 2 करोड़ का लोन ले रहा था, वो कहता था कि मैं देना नहीं चाहता, फिर फाइट करना सीख लो। वो कहता फाइट करना भी नहीं, सिर्फ ठेका ले लो तुम। ठेका कि यार ऐसा करके तो हम ही ना खुद 100 करोड़ का लोन लेकर के खुद ही कह देंगे कि हमें नहीं करना। हमें नहीं करना ये। आप परेशान हो तो उस परेशानी को हम उस तक लेकर जाने का काम ऐसे संगठित रूप में कर सकते हैं, और कानूनी रूप से भी आपकी मदद कर सकते हैं, और आपका आवेदन भी हम लोग भेज सकते हैं। तो ये नंबर मैंने आपको दे दिया है, और अगर कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो मैं एक नंबर और देता हूँ जिस पर आपको व्हाट्सअप करना है अपनी डिटेल, 7696627656। इसके ऊपर व्हाट्सएप आएगा, व्हाट्सएप में ही आपको रिप्लाई करना है, फॉर्म आएगा, फॉर्म भर दीजिए। जो भी सहायता राशि आप जेएसएम को, जनता सरकार मोर्चा को देना चाहते हैं, वैसे भी आप देना चाहते हैं, तो आप 9518170000 पर इस नंबर को दोबारा सुन सकते हैं, 9518170000। इस पर आप भेज सकते हैं, कर्ण के नाम से आएगा, तो भी आप मदद हमारी कर सकते हैं। मैं ये किताब के ऊपर हम एक अलग से वीडियो जरूर अलग से बनाएंगे वीडियो भाई। जरूर बनेगी। हालांकि मैंने वीडियो डाली थी और वो मेरे ख्याल से 6-7 मिलियन लोगों ने देखी भी थी। हाँ। लेकिन इस वीडियो पे हम एक बार फिर से आएंगे, इस किताब पे जरूर आएंगे, और जो रुपये की चर्चा है वो एक वीडियो में ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन हम एक बार फिर से करना चाहेंगे। एक दिन अलग से इसको लेके स्पेशल वीडियो की जाएगी, ताकि आप लोगों, जो खासकर जो लोग कर्जे से परेशान है भाई, वो लोग समझ सके इस चीज़ को लेके। आपसे भी अपील रहने वाली है, वीडियो शेयर करें। सी न्यूज़ हरियाणा पर ये खबर देख रहे हैं, अगर आप जेएसएम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक बार नंबर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए डॉक्टर साहब। 9518170000। 9518170000। तो आप एक मिस कॉल दीजिए या फिर व्हाट्सअप कीजिए, कुछ भी जो आप बन पड़ता है वो कीजिए। इन लोगों के साथ जुड़ने के लिए अपने परिवार को बचाए, अपने आस पड़ोस को बचाए, अपने इस देश को बचाने में सहयोग कीजिए। सी न्यूज़ हरियाणा पर खबर देख रहे हैं, खबर को शेयर करें, चैनल को फॉलो कर ले। सी न्यूज़ हरियाणा पर मैं रोहतास मंडाण, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत